जो डेटा टाइप होता है वो 32 बिट के आसपास होता है, और फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाता है। मतलब जैसे आपने वैल्यू बड़ी डाली तो वो 64 बिट तक भी पहुंच जाता है। तो बस यहाँ डेटा टाइप के साइज के साथ डायनेमिकनेस है। इसका मतलब वो मिनिमम साइज से शुरू करता है अपने आप को। जैसे अगर इंट है तो वो 32 बिट से शुरू कर रहा है अपने आप को, और जैसे ही अगर आप बड़ी रेंज की वैल्यूज पे जाओगे, बड़ी कैलकुलेशन पे जाओगे, तो अपने आप को इंक्रीज कर लेगा साइज वाइज। तो यहाँ पर थोड़ा सा फायदा ये कि हमारे पास डायनेमिकनेस है, इसलिए हमें इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट ऐसे डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इंट अपने आप में बहुत कुछ काम कर जाता है। आई होप श्योर ये बात समझ में आई है। तो साइज है यहाँ पर, लेकिन साइज के साथ एक बेनिफिट है हमारे पास, तो उस बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें आज का टॉपिक्स पे। तो हम लोगों ने बात की थी, एक बार मैं कुछ एडिशनल चीजें बंद कर देता हूं इसमें से। हाँ, तो एक बार मैं ले आता हूं आप लोगों को आप लोगों के बैच पे। हाँ जी, तो ये हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें पढ़ रखी हैं अलग 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 टॉपिक्स में से। नाउ द थिंग इज, हम लोग आज ऊप्स के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अगर लास्ट सेशन का खोलूं कोड आप लोगों के सामने, तो हम लोगों ने क्लास बनाना सीख लिया था। उसमें प्राइवेट वेरिएबल सीखे थे अंडरस्कोर लगाकर, और कंस्ट्रक्टर बनाने के बहुत सारे वेराइटीज देखे थे। नेम्ड कंस्ट्रक्टर देखा था, और शॉर्टकट देखा है कंस्ट्रक्टर को बिल्ड करने का। सेटर गेटर का फंडा देखा था हम लोगों ने। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। ये मैंने कमेंट में भी डाल रखी थी क्या क्या हमने देखे। टू स्ट्रिंग क्यों ओवरराइड करना, ये भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने एक एक करके देखी है। अब जो नेक्स्ट थिंग है जो आज हम करने वाले हैं उस पर आ रहे हैं। ठीक है, सो फ्रॉम टुडे मैं यहाँ एक और फोल्डर बनाता हूँ, बिकॉज दिस इज अवर 7th डे, और यहाँ न्यू फाइल मैं बिल्ड कर रहा हूँ, और यहाँ हम बात कर रहे हैं की तरफ। तो देखो, जब हम लोगों ने फंडा पढ़े इसके अंदर कि हम लोगों ने ऊप्स का फंडा स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम ऊप्स में थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। तो इसके लिए एक बार मैं अपना ड्राइंग पैड खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ कुछ कंसेप्ट्स आप सब लोगों के सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। कंसेप्ट्स को एक बार हम वॉक थ्रू कर लेते हैं अच्छे से, जस्ट टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग, हर चीज को ढंग से समझने के लिए। तो देखो, तो हम सबसे पहली जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने ऊप्स के अंदर, ध्यान देना, क्लास और ऑब्जेक्ट का फंडा हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहे हैं ये हम लोग सीख गए। साथ में सेटर का फंडा भी सीख गए, और गेटर का फंडा भी सीख चुके हैं। इतना हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और टू स्ट्रिंग का फंडा भी मैंने आपको सिखाया है कि टू स्ट्रिंग एक्चुअली में क्या कर रहा है। ये वाला फंडा भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं चीजों को लेकर, कि आगे नेक्स्ट चीजें क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं गाइस, वो हम देखने वाले हैं इसके इनसाइड ही कि क्लास रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास रिलेशनशिप, कि क्लास रिलेशनशिप कैसे काम करता है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोगों ने पूछना है इसके अंदर। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इसमें, सो यू कैन जस्ट आस्क द क्वेश्चंस। तो क्लास रिलेशनशिप के मतलब पे आ रहा हूं मैं। क्लास रिलेशनशिप है क्या? एक मिनट, आई थिंक मेरी स्क्रीन फिर से थोड़ी सी लैग कर रही है। एक मिनट मेरे को टाइम दे आप। आई होप स्क्रीन इज विजिबल नाउ। तो अब हम बात जो कर रहे हैं गाइस, वो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम क्लास के बीच में कैसे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास से कैसे बात कर सकती है। अगेन ये भी बहुत जनरलाइज कंसेप्ट है कि क्लासेस आपस में कैसे रिलेट होकर बात कर रही है। तो इसके लिए हम दो फंडामेंटल्स पढ़ते हैं। तो मैं दो चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं इसके अंदर। वन इज, वी टॉक अबाउट, जब भी हम क्लास के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम इजर रिलेशनशिप की बात करते हैं, और हमारे पास एक और रिलेशनशिप आता है, दैट इज कॉल्ड हैजर रिलेशनशिप। तो हमारे पास दो तरीके के रिलेशनशिप है, इजा और हैजा, जिसके थ्रू हम दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप्स बनाते हैं। और ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अगेन, आप किसी भी ऊप्स में बात करो तो क्लास रिलेशनशिप के लिए यू आर यूजिंग दीज टू वर्ड्स। इजा का देखो नाम देखते हैं।
इजा का नाम ही बता रहा है कि वो इनहेरिटेंस है। जैसे कि मैं अगर आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स बोलता हूँ, जैसे बोलता हूँ लॉइन इज अ एनिमल, तो अगर आप देखो तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि लॉइन इज अ एनिमल, इसका मतलब लॉइन चाइल्ड है और एनिमल पेरेंट है जिसमें से वो निकला है। ठीक है, तो अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं, मैं आपके सामने एक वर्ड यूज करता हूं, देखो BMW और कार, तो इसके साथ हम जोड़ देंगे BMW इज अ कार। अगर मैं बोलता हूं होम लोन और यहां जोड़ता हूं लोन, तो समझ आता है इज अ। ठीक है, तो होम लोन इज अ लोन। तो आपको समझना है, बहुत सारे स्टूडेंट जनरली जब भी उनसे पूछा जाता है ना कि एक क्लास की दूसरी क्लास से कैसे टॉक कराते हैं, तो जनरली वो क्या करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं इनहेरिटेंस, जो कि रॉन्ग है। तो आपको समझना ये है कि बेस्ड ऑन क्लास नेचर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनहेरिटेंस लगेगा या नहीं लगेगा। तो आज से हमेशा याद रखो, क्लास के नाम बिल्कुल सही रखो। जैसे होम लोन इज अ लोन इसलिए पता चल पा रहा है क्योंकि होम लोन हमारे पास क्लास है और लोन भी हमारे पास क्लास है, तो हमें बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि होम लोन इज अ लोन। आई होप यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो अब अगर मैं आपके सामने कुछ रिलेशनशिप्स बोलता हूं एक और तरीके से, जैसे मैं बोलता हूं कस्टमर, ठीक है, और ऑर्डर, दो क्लासेस है कस्टमर और ऑर्डर। जरा इसमें लगा के देखो, कस्टमर इज अ ऑर्डर, मुझे बताना क्या है सही है वर्ड, सिर्फ इंग्लिश चेक करनी है। कस्टमर इज अ ऑर्डर या ऑर्डर इज अ कस्टमर, बताओ जी, क्या ये करेक्ट है? तो कई लोगों ने बोला नो नहीं है करेक्ट, तो इसका मतलब यहां पर क्या बनता है, यहां बनता है हैज अ रिलेशनशिप। तो इसका मतलब जब मैं लिखता हूं हैज अ, तो इसका मतलब कस्टमर हैज अ ऑर्डर, परफेक्ट है कि कस्टमर हैज अ ऑर्डर। तो जब भी हम हैज अ की बात करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है, एक क्लास जब दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करती है, दैट इज कॉल्ड हैज अ रिलेशनशिप। आप सबको मेरी बात समझ में आई है कि हैज अ रिलेशनशिप का असल में मतलब क्या है, जब एक क्लास दूसरी क्लास से बात करती है ऑब्जेक्ट बना के, दैट इज अ हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है, आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी कि हैज अ रिलेशनशिप किस स्टाइल में काम करता है। तो पॉइंटर क्या निकला हमारे पास, पॉइंटर ये निकला कि हमारे पास दो तरीके की रिलेशनशिप है, हम इज अ रिलेशनशिप लगा सकते हैं या फिर हम हैज अ रिलेशनशिप लगा सकते हैं। तो जब भी इज अ वर्ड आए तो सीधा मतलब है इनहेरिटेंस, कि आप इनहेरिट कर रहे हो। और जब भी हैज अ रिलेशनशिप आए तो इसका मतलब है यूसेज रिलेशनशिप। यूसेज रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कस्टमर को ऑर्डर को यूज करना है, दैट इज अ यूसेज रिलेशनशिप। तो जब भी आपको यूसेज रिलेशनशिप क्रिएट करना है, देन यू नीड दिस काइंड ऑफ फीचर, दैट इज कॉल्ड हैज अ। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखता हूं, आप मुझे बताना कि कहां कौन सा रिलेशनशिप फिट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं स्टूडेंट और कोर्स। ठीक है, मनीषा आपका ना माइक ऑन है, मनीषा पंचाल। हाँ जी, तो दिखा आप लोगों को, बिल्कुल सही। तो जैसे प्रथम ने बताया हैज अ, सौरभ ने भी बताया हैज अ, तो इसका मतलब है स्टूडेंट हैज अ कोर्स ही बनेगा। तो सीधा मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट क्लास, ये ध्यान रखना, हैज अ जब भी होगा इसका मतलब क्या करना है, स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट बनाना है और यूज कर लेना है। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं IT कोर्स और मतलब मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, और ये दोनों जो कोर्सेज है इनका रिलेशनशिप आपको दिखा, इज रिलेशनशिप है। मनीषा आपका माइक ऑन है। हाँ जी guys, जो भी आप में से लॉग इन होते हैं ना, देखो आप सबको पता है, आप सब टेक्निकल लोग, आप सबको पता है कि माइक कहाँ से ऑन है किधर से ऑफ है, तो मतलब तो आप ध्यान रखो कि अगर आपका माइक ऑन है तो इट विल डिस्टर्ब द होल क्लास। तो जैसे दिखा सबको कि IT कोर्स इज अ कोर्स, मार्केटिंग कोर्स इज अ कोर्स। तो आप समझो कभी आप गलती नहीं कर सकते ये चूज करने में कि मैं इनहेरिटेंस करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने ना कुछ चीजें रख रहा हूं, आप मुझे देख के बताना कि हमने यहाँ पर इज्जा लगाया था या हैजा लगाया था। ठीक है, मैं पुराने एग्जांपल्स खोल रहा हूं जो हम लोगों ने यूज करे।
तुम देख के बताना कोड में, 1 डॉट डार्ट हमारी क्लास है एम्प्लॉय, ठीक है, और सेकंड डॉट डार्ट है मेन। तो अगर हम मेन से देखें तो हम मेन से जब इसे बुला रहे हैं यहां से, तो जब भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका मतलब क्या किया, हमने हैजर रिलेशनशिप लगा दिया। अगर हम एम्प्लॉय में देखें, अगर हम एम्प्लॉय में जाएं, सॉरी इसमें जाएं, तो आप ध्यान से देखो स्ट्रिंग क्या चीज है, स्ट्रिंग क्लास है खोल कर ऐसे। तो अगर हम इसे खोले तो स्ट्रिंग क्लास है। तो हमारी क्लास ने, जो हमारी क्लास है 1 डॉट डार्ट ने, एम्प्लॉय ने स्ट्रिंग क्लास को यूज किया। तो एम्प्लॉय और स्ट्रिंग का रिलेशनशिप कैसा बना होगा, एक तरफ एम्प्लॉय एक तरफ स्ट्रिंग है, क्या रिलेशनशिप बनेगा बताओ। एक तरफ हमें नजर आ रहा है एम्प्लॉय, एक तरफ नजर आ रहा है स्ट्रिंग जी। तो इसका मतलब हैज अ रिलेशनशिप, इसका मतलब बहुत लोगों को पता चल चुका है कि एम्प्लॉय हैज अ स्ट्रिंग। तो इसका मतलब समझना, अगर हमें बात अच्छे से समझ आ गई तो इसका मतलब हम कभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में गलती नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो सबको इजा हैजा समझ आ गया, अब आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पहुंचते हैं। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, इज्जा पे ध्यान देने वाले हैं। इसका मतलब क्या सबको ये दिख रहा है कि हैजा तो हम हमेशा ही करते हैं, इसका मतलब इज्जा से ज्यादा हैजा यूज होता है। ये भी ध्यान रखना, इज्जा से ज्यादा हैजा यूज होता है, क्योंकि जब जब तुम्हें चाहिए होता है कोई ऑब्जेक्ट तो तुम उसका ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर लो। जैसे स्ट्रिंग को हम कई बार यूज करते हैं, तो इसका मतलब हैजर रिलेशनशिप कई बार यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस में हम लोग एक इजर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो मैं एक क्लास लिखता हूं आप सबके सामने, अकाउंट, ठीक है, और यहां एक क्लास बनाता हूं सेविंग अकाउंट, ठीक है। काफी कुछ लर्निंग है इसके अंदर, बहुत बढ़िया लेवल की, ठीक है। इंटरव्यूअर नॉट इंटरेस्टेड टू आस्क इज्जा, वो डायरेक्टली इज्जा कभी नहीं पूछता, वो कुछ और पूछता है इज्जा निकालने के लिए। और इस बात को समझना, जो इंटरव्यूअर है ना, जो भी आपसे बातें पता करता है, जितनी भी चीजें वो आइडेंटिफाई करता है आपसे, वो कुछ इस वे आउट में पता करता है कि वो आपसे कुछ चीजें पूछ के ज्यादा बड़े लेवल की इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना है कि जो हम जितनी भी चीजें यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इस, जैसे अब मैं इज्जा रिलेशनशिप पढ़ा रहा हूँ, तो डायरेक्टली इंटरव्यू इज नॉट आस्किंग इज्जा, इट इज आस्किंग समथिंग एल्स। वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या। तो आप देखना जरा, मैं यहां लिख रहा हूं ऐसा, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है इसके पीछे मेरे पास एक पिक्चर है, जिससे मैं आपको समझाऊं कि ऐसा मैंने क्यों किया। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बैंक अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं। सेविंग अकाउंट असल में किन के लिए होता है, जो जॉब करते हैं, जिन्हें सैलरी मिलती है, वो सेविंग अकाउंट यूज करते हैं, क्योंकि अपनी सैलरी का पैसा जमा करना चाहते हैं कहां पर, सेविंग अकाउंट में। इसके बेसिस पे बैंक क्या करता है, बैंक उन लोगों को इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बैंक उन्हें क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। जब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस अकाउंट है। ये कैसा अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट। इसका मतलब जो बिजनेसमैन है वो इसे यूज करता है और इसमें अपना पैसा जमा करता है, लेकिन वो किसी भी दिन अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो बैंक इस बात का इंटरेस्ट चार्ज करता है, देता नहीं आपको, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो कहता है आपने पैसा बिजनेस के लिए यूज किया है, आपने मेरे बैंक में डिपॉजिट किया है, लेकिन आप उस बैंक में इसलिए डिपॉजिट कर रहे हो ताकि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर सको। और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में आप पैसा हो सकता है एक ही दिन में कहीं पे ट्रांसफर कर दो, तो इसलिए मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, लेकिन इस केस में इंटरेस्ट आपको पे करूंगा। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है तो बैंक आपको ओडी भी देता है। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपकी अगर गुडविल अच्छी है, रिलायंस है, टाटा, इनकी गुडविल अच्छी है, तो बैंक उन्हें अपने अमाउंट से ज्यादा निकलने की प्रोविजन देता है। इसका मतलब अगर उनके पास 2 करोड़ है तो वो 2 करोड़ 50 लाख भी निकाल सकता है उसमें से। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन पॉइंटर ये है कि सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, दोनों का जो पेरेंट होगा वो कौन होगा, अकाउंट ही होगा, क्योंकि दोनों इसी में से ड्राइव होंगे। तो इसलिए हमने एक वर्ड सीखा, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड वर्ड इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस पर्पस। तो एक्सटेंड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनहेरिटेंस कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज द कीवर्ड। तो हमारा सेविंग अकाउंट ने जाकर, यानी कि चाइल्ड क्लास ने जाकर किसको इनहेरिट कर लिया, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया। अब पेरेंट में जो भी कॉमन फीचर होंगे वो सेविंग अकाउंट के पास भी जाएंगे और करंट अकाउंट के पास भी जाएंगे। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर एक पेरेंट है और उसके 2 चाइल्ड है, ठीक है, तो पेरेंट के 2 चाइल्ड है, तो पेरेंट में जितने भी फीचर्स होंगे वो सब फीचर्स ऑटोमेटिकली इनहेरिट होकर किसके पास पहुंच जाएंगे, उसके दोनों चाइल्ड के पास पहुंच जाएंगे। तो जो भी कॉमन कोड आपको लिखना है, जो आपको लगता है कि अकाउंट में कॉमन कोड होगा, वो अकाउंट पे जाकर आपको स्पेसिफाई करके आना है। क्लियर आप सबको बात है। तो दिस इज
हाउ यू कैन स्पेसिफाई दीज थिंग्स। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई है कि क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे को बताओ कि अगर तुम्हारे पास एक अकाउंट क्लास है और सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है और तुमने इसे इनहेरिटेंस कर लिया, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट मिलेगा एज अ कोडर? बताओ जी, फर्स्ट बेनिफिट क्या बेनिफिट मिलता है इनहेरिटेंस का? जैसे बताया, एहसान ने बताया कि रीयूजेबिलिटी, तो इसका मतलब समझना कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर आपको मिलता है। आप कोड को रीयूज कर सकते हो क्योंकि पेरेंट में जो फीचर है वो ऑटोमेटिकली कहाँ गया, चाइल्ड में आ गया। ठीक है, जो भी पेरेंट में फीचर था वो कहाँ गया, चाइल्ड में। आप सोचो ना, अगर ये पेरेंट है, इसके पास 4 पेट्रोल पंप है, ठीक है जी, तो 4 पेट्रोल पंप है इसके पास, तो चाइल्ड के पास भी क्या होंगे, 4 पेट्रोल पंप अपने आप आ जाएंगे क्योंकि इनहेरिट हुआ। समझ रहे हो? तो इसलिए आपको बात समझ के चलनी है कि जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं, पेरेंट के फीचर ऑटोमेटिकली कॉपी होते हैं चाइल्ड में, तो इसका मतलब कोड रीयूजेबल रहता है। ठीक है, अच्छा ये तो एक बेनिफिट है। कोई और बेनिफिट पता है किसी को इसके अलावा? ये तो डायरेक्ट बेनिफिट है जो दिखता है। कोई और बेनिफिट किसी को लगता है इनहेरिटेंस का है कुछ? देखो ना, जैसे मनीषा ने बताया कोड रिडंडेंसी, तो उसी से हो गया ना, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस में कॉमन कोड लिख दिया, तो इसका मतलब हम यहाँ जो कोड लिख रहे हैं वो कैसा लिख रहे हैं, जेनेरिक, यानी कि कॉमन। तो कोड तो अपने आप ही रीयूज हो ही गया और कोड की डुप्लीकेसी भी खत्म हो गई। जैसे हम यहाँ अगर देखना शुरू करें तो अकाउंट में हमारे पास अकाउंट का आईडी हो सकता है, अकाउंट होल्डर का नाम हो सकता है, उसका बैलेंस हो सकता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमें दिखता है आईडी, नेम, बैलेंस, ये तीनों फीचर हमारे पास यहां आ जाते हैं सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में। ठीक है, तो जैसे मानव ने एक अच्छा आंसर दिया है कि पॉलीमॉर्फिज्म इसका फीचर है। ठीक है, तो किसी को पता है कि इनहेरिटेंस करने से 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट तो मिलता है कोड रियूजेबिलिटी, और दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म। उसको हम देखने वाले हैं कैसे वो बेनिफिट हमें मिलता है। ठीक है, वो है क्या इसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो अभी हमें समझ में आया कि आईडी, नेम और बैलेंस, ये 3 प्रॉपर्टीज जो कॉमन अकाउंट में वो मैंने यहां डाल दी। अब सेविंग अकाउंट में जो प्रॉपर्टी एडिशनल होगी, जैसे कि इंटीजर, लिमिट, तो इसका मतलब आप सबको पता हो सेविंग अकाउंट में ना लिमिट होती है ट्रांजेक्शन करने की। आप एक दिन में कुछ ही पैसा निकाल सकते हो। मान लो आपके बैंक में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप उसमें से करोड़ों रुपए नहीं निकाल सकते सेविंग अकाउंट के केस में, क्योंकि बैंक क्या करता है, आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ध्यान है ना, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो द पॉइंटर इज कि जब भी आप यूज करते हो इनहेरिटेंस वाला फीचर, तो इनहेरिटेंस में कॉमन फीचर तो आ गए, लेकिन कुछ ऐसा फीचर भी तो होगा जो कॉमन नहीं है। सेविंग अकाउंट में लिमिट है, वो लिमिट फीचर कॉमन नहीं है, वो सिर्फ सेविंग अकाउंट में। तो ये कैसा फीचर हो गया, दिस इज अ स्पेशल फीचर। तो स्पेशल फीचर हमने यहां डाल दिया और कॉमन फीचर यहां डाल दिया। ठीक है, अब अगर हम करंट अकाउंट में जाएंगे तो यहां पर हमें एक फीचर मिल सकता है ओडी लिमिट, यानी कि ओवरड्राफ्ट की कितनी लिमिट आपको मिलती है, वो आपने यहां पर स्पेसिफाई कर दी। तो हमें समझ में आया कि हमने अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट बना दिया। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेविंग अकाउंट के पास अपना फीचर तो है ही, प्लस ये 3 फीचर और है, दैट इज कॉल्ड कोड रियूजेबिलिटी। ठीक है, यहां से हमने कोड रियूजेबिलिटी अचीव कर लिया। अब हम लोगों को दिखा कि कुछ कॉमन फीचर और बना सकते हैं। जैसे मैंने बना लिया कि मेरी प्रिंट कराओ डिटेल्स, तो प्रिंट डिटेल से कॉमन फीचर बन सकता है। तो मैंने यहां जाकर लिख दिया प्रिंट, और मेरी डिटेल प्रिंट करने के लिए मैंने लिख दिया आईडी इज आईडी, और नेम इज नेम, और बैलेंस इज बैलेंस। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने एक कॉमन फंक्शन भी बना दिया यहाँ पर जो सबके काम आएगा। अब सेविंग अकाउंट पे जाके मेरे को पता चला कि इसके पास कुछ एडिशनल फीचर हो सकते हैं जो सिर्फ सेविंग अकाउंट के पास होंगे। तो सेविंग अकाउंट के पास हमें समझ में आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का फीचर है। तो मैंने फंक्शन बना दिया वॉइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां लिख दिया प्रिंट, ध्यान देना, प्रिंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, और मैंने बोल दिया 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हो तो 4% वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा है। ये हमें दिख गया यहाँ पर। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर करंट अकाउंट की तरफ। करंट अकाउंट पे जाके मैंने देखा करंट अकाउंट पे जैसे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मुझे नजर आया कि करंट अकाउंट पे भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ध्यान सुनना मेरी बात को, करंट अकाउंट पे भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करोगे। तो अब मैं यहाँ क्या बनाऊं, यहाँ जाके बना दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसके अंदर लिख दो प्रिंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और पे कर रहे हैं हम लेट से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है बैंक को।
अब हमें देखना चाहिए कि हमारे पास अकाउंट से इनहेरिट होकर बहुत सारी चीजें सेविंग अकाउंट में भी आ गई और करंट अकाउंट में भी आ गई है, ठीक है। और अब अगर हम इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो फिलहाल मैं यही टेस्ट कर रहा हूँ वॉइड में लिख के, है ना। आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली एक फाइल में एक क्लास होनी चाहिए, ध्यान देना, एक फाइल में एक ही क्लास होनी चाहिए टेक्निकली बात करूं तो। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो इसलिए हम यहां पर भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तब ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पहुंचते हैं, यहां जाके हम स्पेसिफाई कर देते हैं अकाउंट, या ऐसा करते हैं सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट इक्वल्स टू न्यू सेविंग अकाउंट। आप सबको पता है न्यू लिखना ऑप्शन है, तो मैंने यहां पर सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं यहां आपको दिखा रहा हूं सेविंग अकाउंट डॉट करके, देखो आईडी नेम बैलेंस सब मुझे दिख रहे हैं। अब मुझे इन्हें भी तो इनिशियलाइज करना है, सेविंग अकाउंट को भी इनिशियलाइज करना है और अकाउंट को भी इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए आप सबको पढ़ाया गया है कंस्ट्रक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर से आप इनिशियलाइज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ गया और यहाँ अकाउंट का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। आप सबको पता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट होता है, तो मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और यहां जाकर इसके अंदर खुद एक हार्ड कोडेड वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिख दिया, तो मैंने कुछ ऐसा यहां पर स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो ये सब अकाउंट के लिए आ गया। अब सेविंग अकाउंट के लिए भी मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया यहाँ पर फिलहाल। तो सेविंग अकाउंट के लिए भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनिया और लिमिट मैंने सेट कर दी कि भाई लिमिट है 1000 रुपीज की, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब मैं जाता हूं यहां पर सेविंग अकाउंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, देखो यहां पर सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना, तो सेविंग अकाउंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ध्यान देना, सेविंग अकाउंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। क्यों, आप सब जानते हो। यहां सिर्फ अगर इस पे नजर रखी जाए तो समझ आएगा कि सेविंग अकाउंट का कंस्ट्रक्टर यहां से इन्वोक हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है, डिफॉल्ट। जब ये डिफॉल्ट कॉल होता है तो आपको समझना है कि चाइल्ड का जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो पेरेंट का डिफॉल्ट अपने आप कॉल लगाता है। तो वो पेरेंट का डिफॉल्ट अपने आप कॉल लगाता है। अगर उसने कॉल लगाया होगा ऐसा, तो जब हम प्रिंट डिटेल कराएंगे तो क्या होगा, इसकी डिटेल प्रिंट हो जाएगी ये वाली, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहां पर भी प्रिंट डिटेल बना सकता हूं, क्योंकि ये भी सेविंग अकाउंट की डिटेल प्रिंट कराएगा। तो मैंने यहां पर जाकर भी बना दिया प्रिंट और लिख दिया सेविंग अकाउंट, ऐसे लिख दिया सेविंग अकाउंट डिटेल्स, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहां जाके मैंने स्पेसिफाई कर दिया प्रिंट, और प्रिंट में क्या स्पेसिफाई कर दिया, लिमिट। तो लिमिट इज और डॉलर लिमिट, ठीक है। बहुत इजी तरीके से बना रहा हूं मैं ताकि समझ में आए सबको। अब मैं यहां जाता हूं सेविंग अकाउंट की तरफ, सेविंग अकाउंट पे जाके स्पेसिफाई करके आता हूं प्रिंट डिटेल्स, ठीक है। ये लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि इनहेरिट हुआ तो फीचर अपने आप आ गए। और प्रिंट सेविंग अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। तो किसी को कोई हर्डल हो ना पूछ लेगा, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट हमने बनाया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और आप सबको ये बात समझ आनी चाहिए कि सेविंग अकाउंट पे करते ही इसने किसे कॉल लगाया, इसने सेविंग अकाउंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल लगा दिया। यहां से कॉल पहुंच गई इस जगह, इस कंस्ट्रक्टर पे। और मैंने अभी भी आपको समझाया है कि जब भी आप चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल लगाते हो, इट इज गोइंग टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। वो अपने आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल लगाता है। कोई आपसे पूछता है कैसे लगाता है कॉल, तो आप यहां जाके बोलोगे बाय यूजिंग अ सुपर। तो वो यहां पर क्या वर्ड यूज कर लेता है, सुपर जैसा। तो सुपर का मतलब क्या है, सुपर से वो पेरेंट की कॉल लगा रहे हैं। तो इसका मतलब वो कुछ ऐसा है, देखो यहां पर जाते हैं कॉलन, और यहां जाकर हम स्पेसिफाई करके आ जाते हैं कि हम किसे कॉल लगाना चाहते हैं, अकाउंट को कॉल लगाना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आई थिंक सिंटैक्स में अकाउंट ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहां से कॉलन सुपर से क्या हुआ, सुपर से इट इज गोइंग टू कॉल ये वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहां से ये ऑप्शनल है, इसका मतलब मैं ये लिखूं या नहीं लिखूं, इट डजंट मैटर, समझना, इट डजंट मैटर कि मैं ऐसा लिखूं या नहीं लिखूं, इट इज एक्चुअली डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ में आई है। तो लाइन नंबर 18 इज डूइंग एट लाइन नंबर 19 व्हिच इज इम्प्लिसिट, इट इज डूइंग ऑटोमेटिकली। तो हम यहां जाकर एक बार इसे रन करते हैं पहले। तो यहाँ रन करके इसे समझते हैं कि क्या ये वैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पहुंचकर मैं पहुंच जाता हूँ CD7 में, 7 डे का कोड है हमारा, और इसके अंदर डॉट वन डॉट डॉट को चला देते हैं। तो आप ध्यान देना, आईडी में आ गई वैल्यू और लिमिट में भी आ गई आपके पास वैल्यू। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ आई, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हुआ होगा तभी ये वैल्यूज इनिशियलाइज हुई है। तो क्या लर्निंग मिली, whenever you call child class default constructor it is going to call parent class default constructor automatically because the super is automatically there, ठीक है गाइस। तो देखो इसमें कोई डाउट है तो, ठीक है, बताओ जी मेरे
हेलो, हाँ जी गाइस, एक है ना, मेरे पास अभी एक फीडबैक आया कि एक स्टूडेंट है रोहित नाम से, उसके आगे लिखा भी आ रहा है रोहित मोबाइल, तो लॉग्ड इन है। तो आप सबको पता है प्रोटोकॉल ये है कि आपको अपने कॉलेज का रोल नंबर लिखना जरूरी है। तो रोहित, अगर आप इसी कॉलेज से बिलोंग करते हो, आप सबको पता भी होगा गाइस, आपके कॉलेज मेट है या नहीं है। तो रोहित, जस्ट टेल मी, यू आर फ्रॉम दिस बैच और यू आर फ्रॉम सम अदर बैच, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डिसमिस। हेलो रोहित, आई एम आस्किंग अगेन। Yep, because you are not using your roll number, and it is mandatory to come here with your roll number. So guys, तो हम एक बार फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस भी जो जो आए, किसी ने पूछे भी हैं। तो एहसान का क्वेश्चन है, विच कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट, पेरेंट और चाइल्ड? विच कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट? कोई मेरे को आंसर दे पाएगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले चलता होगा? पहले पेरेंट आएगा या चाइल्ड आएगा मेमोरी में, सोचा जाए तो। ध्यान से देखो, हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? हमने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का, ध्यान देना, हमने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का, लेकिन चाइल्ड किससे लिंक्ड है? पेरेंट से। तो जाकर जब चाइल्ड लोड होना शुरू करेगा तो पेरेंट को पहले लिंक कर लेगा। ध्यान समझना मेरी बात को। देखो, हमने बुलाया किसको? चाइल्ड को। तो चाइल्ड लोड होने तो गया, लेकिन चाइल्ड पूरी तरीके से लोड हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो इनहेरिट करके से बैठा है पेरेंट को। तो वो मेमोरी में जाकर लिंकिंग बनाएगा किसके साथ? पेरेंट के साथ। तो पेरेंट को भी लोड कर देगा मेमोरी में। तो पेरेंट पहले लोड हो जाएगा। अब पेरेंट के मेंबर्स पहले इनिशियलाइज होने जरूरी है, ध्यान सुनना, पेरेंट के मेंबर्स पहले इनिशियलाइज होने जरूरी है, देन चाइल्ड के मेंबर इनिशियलाइज होने जरूरी है। तो ये रूल है, ठीक है। इस वजह से पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर चाइल्ड का कॉल होगा। लेकिन अगर आप कोडिंग वाइज देखो तो पहले चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर पे गया था वो, लेकिन फर्स्ट लाइन पे उसे सुपर मिल गया था। फर्स्ट लाइन पे उसे सुपर मिल गया था, इसका मतलब कॉलिंग तो किसकी हो रही थी? चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की, लेकिन पहली लाइन पे सुपर लिखा था, और सुपर की वजह से वो कहां पहुंच गया? तो याद रखना, सुपर मतलब ऊपर, ठीक है, ये मत भूलना। तो दैट्स व्हाई सुपर से पहुंचा ऊपर और पेरेंट पहुंच गया, दैट्स इट, ठीक है। यहां तक बात समझ आए? प्रमोद का क्वेश्चन है, कैन वी यूज ओनली चाइल्ड कंस्ट्रक्टर? देखो, पेरेंट के बिना चाइल्ड आएगा नहीं कभी मेमोरी में ना, क्योंकि उसके पास फीचर नहीं होंगे फिर, और फीचर नहीं होंगे तो इनिशियलाइज नहीं होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें यहां से ध्यान देना है कि या तो मैं बनाऊं नहीं ये वाला कंस्ट्रक्टर, ध्यान सुनना भाई प्रमोद, अगर मैं ये कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ही नहीं, तब भी बाय डिफॉल्ट ये किसे कॉल लगाएगा? तब भी पेरेंट को ही कॉल लगाएगा। पेरेंट के कौन से वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाएगा? डिफॉल्ट वाले को, जो बाय डिफॉल्ट होता है, विच इज एम्प्टी बाय डिफॉल्ट, समझ रहे हो? तो देयर इज नो वे कि मैं चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल करूं, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा। तो अगर आप कमेंट आउट भी कर देते हो इस कोड को, स्टिल इट इज गोइंग टू कॉल, ठीक है प्रमोद, समझ में आई ये बात है? तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। क्योंकि मैंने ये बात समझ के रखनी है आप सब लोगों को कि बाय डिफॉल्ट वो सुपर लगा के बैठा है, हम लिखे या नहीं लिखे, ठीक है। तो एक बार मैं इसे अनकमेंट कर देता हूं। और अब बात रही कि अगर आपको देखना भी हो कि वाकई में ऐसा होता है कि पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो बहुत सीधा प्रिंट कर दो, अकाउंट पेरेंट, अकाउंट इज अ पेरेंट, कंस्ट्रक्टर कॉल, बस ये लाइन लिख के छोड़ दो। और यहां पर बिल्कुल इसकी पहली लाइन पे यहां जाकर क्या लिख दो? प्रिंट सेविंग अकाउंट क्या है आपका? चाइल्ड, और यहां लिख दो कंस्ट्रक्टर कॉल। तो किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? चाइल्ड का। अब यहां जाओ कोड पे, और यहां जाके लिख दो डॉट वन डॉट डॉट। अब ध्यान देना अपने आउटकम पे, तो आपको दिखेगा पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर चला? अकाउंट वाला। फिर कौन सा वाला चला? सेव अकाउंट वाला। इसलिए मैंने फर्स्ट लाइन पे लिख दिया। आई होप जो क्वेश्चन था दैट इज क्लियर। एहसान का क्वेश्चन था, दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर कि वो कैसे काम कर रहा है बिहाइंड द सीन। तो दिस इज द वे आउट, यू कैन जस्ट टेस्ट दिस थिंग। और क्या मैं एक और वर्ड यूज करूं कि हमने ना इनडायरेक्टली एक और चीज सीख ली है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग, बिकॉज हम कंस्ट्रक्टर की चेन बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्टर की जो चेन बन रही है वो ऐसे भी हो सकती है। अब थॉट प्रोसेस ये कि अगर मैं अकाउंट में जाकर ये वाला कंस्ट्रक्टर, मैं इसे कमेंट कर रहा हूं आप लोगों के रेफरेंस के लिए, इसको कमेंट कर देता हूं, तो बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर है जो कि एम्प्टी है, लेकिन मैं इसकी जगह यहां जाकर स्पेसिफाई कर देता हूं कुछ ऐसा। तो मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर बना दिया? पैरामीटराइज्ड। ये नहीं भूलना आप लोगों ने, मैंने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया, और यहां जाकर मैंने स्पेसिफाई कर दिया है दिस डॉट आईडी,
और दिस डॉट नेम और दिस डॉट बैलेंस। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और इनको इनिशियलाइज कर दिया। अभी भी ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर है। अब प्रॉब्लम एरिया पे आते हैं, यहां जाते हैं, कर्सर लेके, यहाँ एरर आ गया। क्यों आ गया? देखो वो कह रहा है मैं बाय डिफॉल्ट, पढ़ना जरा इसको, द सुपर क्लास अकाउंट डज नॉट हैव अ जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इससे साफ बात समझ आ गई तुम लोगों को कि लाइन नंबर 30 बाय डिफॉल्ट पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, वो उसी को कॉल लगाती है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट नेचर है। अब आपने क्या किया, वहां बना दिया पैरामीटराइज, तो डिफॉल्ट खत्म हो गया वहां पर। तो अब मुझे क्या लिखना पड़ रहा है यहाँ पर? मुझे लिखना पड़ रहा है कॉलन सुपर, और यहां जाकर मुझे पैरामीटर पास करने होंगे विच आई वांट टू पास इट देयर। तो मैंने ये पास कर दिया। मेक सेंस? समझ आई? तो सुपर लिखना कंपलसरी कब हो जाता है? जब आपका चाइल्ड किसी ऐसे कंस्ट्रक्टर कॉल लगाता है जो पैरामीटराइज्ड है, क्योंकि डिफॉल्ट को अपने आप कॉल लगाता है, वो इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिटली आपको ये लिखना पड़ता है। आई होप ये मेरी बात सबको समझ में आई है कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी हो गया आप सबको? सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब पहुंच जाते हैं यहां पर। अब करंट अकाउंट पे भी सेम एरर आएगा, क्योंकि करंट अकाउंट पे भी ध्यान से देखो, करंट अकाउंट भी क्या कर रहा होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल लगा रहा होगा। इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना नहीं हुआ, लेकिन वो कॉल इंटरनली किसको लगा रहा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी करंट अकाउंट लगाना पड़ेगा, और फिर यहां जाकर भी कॉलन सुपर लिखना पड़ेगा और यहां स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड कि भाई यहां जाकर मैंने क्या बना दिया है? कंस्ट्रक्टर की चेनिंग बना दी है। तो कंस्ट्रक्टर की चेनिंग होनी शुरू हो गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर इंटरव्यू पूछता है आपसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग, तो आपको पता हो कि कंस्ट्रक्टर को चेन कैसे किया सकता है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। अब एक और सवाल उठता है इसी पे कि हो सकता है कि तुम्हारे इस अकाउंट में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर बैठा हो जो नेम्ड कंस्ट्रक्टर हो। तो मैं जैसे इसका नाम दे दिया टेक अकाउंट। याद करना, हम कंस्ट्रक्टर को नाम भी दे सकते हैं, ये डार्ट का फीचर है। और सपोज इसके अंदर में सिर्फ आईडी पास करता हूँ और यहाँ जाके दिस डॉट आईडी कर देता हूँ, लेकिन मैं इसके पैरामीटराइज इसको कॉल नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूं कि कॉल लगाओ आप इसकी जगह, तो ध्यान देना मैं इसे कमेंट कर रहा हूं रेफरेंस के लिए तुम लोगों के, इसकी जगह तुम कॉल लगाओ दूसरे वाले को, तो लिखोगे सेविंग अकाउंट ऐसा, इसका डिफॉल्ट, फिर कॉलन, फिर सुपर और उसका नाम। तो सुपर के आगे हमने इसका नाम रख दिया टेक अकाउंट। ठीक है, ये मैंने इसे बुला लिया और इसके अंदर था एक पैरामीटर, ये मैंने पैरामीटर पास कर दिया। तो आपको समझना है कि अगर तुम इसके ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाना चाहते हो जो उसी नाम से बना हुआ है, जो कि पैरामीटराइज है, लेकिन अगर तुम नेम्ड कंस्ट्रक्टर रखो, तो आप सबको पता है ये कौन सा कंस्ट्रक्टर था? दिस इज कॉल्ड नेम्ड कंस्ट्रक्टर। तो अगर तुम नेम्ड कंस्ट्रक्टर कॉल लगाना चाहते हो तो तुम लिखोगे सुपर डॉट टेक अकाउंट। ठीक है, ये बात भी समझ आई सबको कि ये सब कंस्ट्रक्टर चेनिंग के पार्ट है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, प्रैक्टिस से ही याद रहेंगी, इसलिए यहाँ कंसेप्ट समझो, फिर ट्राई करो सारी चीजों को। क्वेश्चन दूंगा मैं अगेन, जैसे हर रोज दे रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, वो जरूर करना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको मेरे हिसाब से। अच्छा, अब हम आगे बढ़कर सीख रहे हैं। तो रोशन का एक क्वेश्चन है, इफ वी डोंट यूज नेम आफ्टर सुपर देन, मतलब क्या कह रहे हो आप? सुपर मैं यहां जाकर टेक अकाउंट या लिखूं, ऐसा कह रहे हो? तो ये वाला सिंटेक्स है ना भाई रोशन, ये जो ऊपर लिखा था मैंने सुपर और फिर ब्रैकेट में उसके कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, या तो मैं उस कंस्ट्रक्टर कॉल लगाऊंगा जो क्लास के नाम से बनता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया जो नेम्ड कंस्ट्रक्टर, इसका कोई नाम है, क्योंकि नेम्ड कंस्ट्रक्टर के चांसेस क्या है भाई रोशन? ये भी तो सकता है ना यार कि अकाउंट डॉट, और सपोज मेरे पास है अनदर, मैं इसका नाम देता हूं अनदर कंस्ट्रक्टर, समझना। तो अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मेरे को टेक अकाउंट वाले को कॉल लगाना है या अनदर कंस्ट्रक्टर कॉल लगाना है? तो मैं यहां लिखूंगा ना सुपर डॉट अनदर कंस्ट्रक्टर या सुपर डॉट टेक अकाउंट। ठीक है, इसलिए हमें नाम देना पड़ता है। लेकिन जो क्लास के नाम से होते हैं उनको तो सीधा बुला लिया जाता है ना सुपर करके, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बन सकते हैं, या तो पैरामीटराइज्ड या डिफॉल्ट। अगर तुम ये दोनों बनाने की कोशिश करोगे एरर आ जाएगा। ये देखो एरर आ गया ना, कहता नहीं बन सकते, कहता डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी है, तुम नहीं बना सकते वाला। तो इसका मतलब जब हम क्लास के नाम से बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर, वो तो सिर्फ एक ही बन सकता है। इसलिए इन्होंने डार्ट ने क्या बनाया? नेम्ड कंस्ट्रक्टर का फंडा बना दिया। ठीक है, तो हम नेम्ड कंस्ट्रक्टर बिल्ड कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया सबको। तो बहुत वैल्यूएबल चीजें जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंटर हाईलाइट कर रहा हूं तुम लोगों के सामने, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन ध्यान देना बहुत अच्छे से।
हमें सुपर, आई थिंक सुपर कंस्ट्रक्टर चेयरिंग सबको समझ आ गई है, इनहेरिटेंस का फंडा सबको दिख गया है। अब मैं कुछ और पॉइंटर तुम्हारे सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास अकाउंट है, अकाउंट भी प्रिंट करता है। देखो किससे प्रिंट करता है, प्रिंट डिटेल से प्रिंट करता है। सेविंग अकाउंट भी प्रिंट करता है, लेकिन बड़े अजीब से नाम से करता है, प्रिंट सेविंग डिटेल्स। इससे क्या कर रहे हैं, हमें ना कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बना रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है कोड। तो इसलिए हम क्या करें, हमें ना नेमिंग कन्वेंशन, क्योंकि ये भी तो प्रिंट करता है ना अकाउंट को, तो वाई नॉट यहां पर भी सेम मेथड ही रखा जाए। ध्यान सुनना, सेम मेथड रखा जाए, क्योंकि वो भी प्रिंट करता है, ये भी प्रिंट करता है। इससे बाकी सारे डेवलपर्स को बहुत इजीली समझ आया कि भाई इट इज अ प्रिंटिंग। तो इसका मतलब अगर मैं करंट अकाउंट में प्रिंट करना होगा, कुछ ओडी लिमिट जैसा कुछ प्रिंट करना होगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है ऐसा ही बनाओ, और यहां जाके क्या प्रिंट कर दो, यहां पर ओडी लिमिट प्रिंट कर दो, और यहां ओडी लिमिट डाल दो। ठीक है, और हमने एज्यूम कर लिया कि जो ओडी लिमिट है उसको हम यहां फिक्स कर लेते हैं कि ओडी लिमिट बाय डिफॉल्ट मान लो जी 10,000 की है। समझ में आ रही बात आप सबको? तो पॉइंटर क्या हुआ, तीनों जगह एक ही फंक्शन है। ध्यान से देखो, तीनों जगह एक ही फंक्शन है। अकाउंट में भी एक ही फंक्शन है, प्रिंट डिटेल्स। सेविंग अकाउंट में प्रिंट डिटेल्स है, और करंट अकाउंट में प्रिंट डिटेल्स है। और आप सबको ध्यान रखना है कि जब भी तुम कोई चीज इनहेरिट करते हो पेरेंट से, तो जब भी कोई चीज इनहेरिट करते हो पेरेंट से, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इसे रियल टाइम समझना। ये रहा जी एक पेरेंट, ठीक है, इस पेरेंट के फीचर इनहेरिट होके पहुंचे यहां पर। तो मैं कहानी समझाता हूं, उस कहानी से सुनना है, तभी तुम्हें समझ में आएगी बात। तो यहां एमजे बैठा है, एमजे माइकल जैक्सन, ठीक है, और ये माइकल जैक्सन की मदर है। तो माइकल जैक्सन की मदर ऑलरेडी पता है आप लोगों को, सिंगर थी, ऑलरेडी सिंगर थी, और वो स्टेज परफॉर्मर थी। तो स्टेज पे जाकर सिंग करती थी। तो उसके बाद दो फीचर पहले से थे, सिंगर भी थी और स्टेज पे भी सिंग करती थी, मतलब स्टेज परफॉर्मर थी। और तीसरा लाइव शो करती थी, मतलब स्टेज पे कर रही है तो उसके पास लाइव शो आते थे, ऐसा नहीं तो कुछ प्री रिकॉर्डेड शोज आ रहे हैं, उस जमाने में होते भी नहीं थे ऐसे। माइकल जैक्सन ने तीनों फीचर उससे ले लिए बाय डिफॉल्ट। उसे स्टेज पे कोई डर नहीं था कभी भी, वो स्टेज पे हमेशा आता था। तो उसने बताया था, मैंने उसके बारे में जब पढ़ा था, तो माइकल जैक्सन ने बताया था कि वो 3 साल की उम्र में स्टेज पे आ गया था, और स्टेज पे खड़े होकर रो रहा था, मतलब रोते रोते स्टेज पे मार गया। तो कहता है मेरे को स्टेज फियर कभी नहीं था। सिंगर वो था क्योंकि मदर सिंगर थी। लाइव शो आप सबको पता है कितने ज्यादा उसने करे और कितने हिट शो करे उसे, तो ये सब उसे पहले से आता था बाय डिफॉल्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम और थी, उसकी जो मदर थी वो नीग्रो थी, तो ब्लैक थी। अब ये फीचर भी इसके पास आ गया, ब्लैक वाला भी। देखो ध्यान से देखो, तो बिल्कुल हमारा इनहेरिटेंस की तरह चल रहा है। तो फीचर्स के पास आ गया सब कुछ। इसको सारे फीचर तो पसंद थे, ये फीचर पसंद नहीं था। ये फीचर पसंद नहीं था, तो इसने इसने इसके साथ क्या किया, इस फीचर के साथ इसे ओवरराइड कर दिया। तो अगर तुमसे कोई पूछता है ओवरराइडिंग क्यों क्यों बनी ओवरराइडिंग, तो तुम बोलोगे जब भी हम इनहेरिट करते हैं तो इनहेरिट करके पेरेंट से फीचर्स हमारे पास आते हैं, लेकिन जो फीचर हमें लगते हैं पेरेंट के वो आउटडेटेड है, हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं। इसलिए समझना, ये ही स्टोरी बताओ हर जगह, और ओवरराइडिंग का मतलब समझाओ, तो ओवरराइडिंग का इंग्लिश मतलब यही है। ध्यान से देखो, वरना बच्चे पता नहीं क्या क्या रट लेते हैं ओवरराइडिंग के केस में। तो दिस इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ ओवरराइडिंग। अब तुमने अगर ये कहानी दिमाग में सेट कर ली है, तो तुम्हें हम कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है व्हाई यू डू ओवरराइडिंग, तो आप ट्राई करके देखना अपने जूनियर्स से भी पूछना, ऊप्स आती है उनसे पूछो व्हाई यू डू ओवरराइडिंग। ये किसी को नहीं पता, ये सबको पता है व्हाट इज ओवरराइडिंग, कि भाई पेरेंट होता है चाइल्ड होता है, मेथड ओवरराइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्यों का रीजन तुम्हारे पास है, क्यों इसलिए करते हैं, क्योंकि जो पेरेंट से फीचर आता है दैट इज आउटडेटेड, वो आउटडेटेड है, वो किसी काम का नहीं है, दैट्स व्हाई आई ओवरराइड। तो अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखना, स्टोरी के बाद अगर हम इस बात को यहां देखें, तो हमें दिखता है कि अकाउंट के पास प्रिंट डिटेल्स नाम का एक फीचर है, लेकिन सेव अकाउंट के लिए वो किसी काम का नहीं है। तो उसने भी क्या किया, उसने भी उस फीचर को ओवरराइड कर दिया। तो मैंने यहां जाके लिख दिया गुड प्रैक्टिस के लिए @ ओवरराइड। तो जब भी @ ओवरराइड लगाते हैं ना, तो इसे हम बोलते हैं एनोटेशन। अगर तुम लोगों को इंग्लिश में एनोटेशन का मतलब पता है, तो एनोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ ये है अकाउंट क्लास, मैंने इसके ऊपर सर्कल मार दिया, दिस इज कॉल्ड एनोटेशन। किसी चीज को हाईलाइट करना, वो होता है एनोटेशन। तो पुराने जमाने में जब कोई पर्सन होता था और उसको उसकी पहचान किससे होती थी पता है, उसकी पहचान होती थी उसके सर पे ऊपर कैप से, कि उसके सर के ऊपर कैप कैसी है। अगर वो छोटा सैनिक है, ठीक है, तो वो छोटा सोल्जर है, तो उसकी कैप उसी टाइप की होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो किंग है, तो उसके पास उसी तरीके की कैप होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात?
तो एनोटेशन का काम यही है। तो ध्यान से देखो, तुम्हें दिखता नहीं है ये, अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा ये तो एक बंदा है और उस बंदे के ऊपर एक ताज है ओवरराइड का। तो इसका मतलब बता रहा है कि ये ओवरराइड हो चुका है। इसका मतलब पेरेंट में जो फीचर था मैंने उस फीचर को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या, किसका फायदा, डेवलपर का फायदा। डेवलपर, दूसरा डेवलपर देख के समझ जाएगा इस बंदे ने इनहेरिटेंस किया और ओवरराइड किया है। कंपाइलर को भी समझ आ जाएगा कि इसने ओवरराइड किया है। अगर गलती करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक करेगा, एरर मार देगा ओवरराइड। समझ में आ गया सब लोगों को बात। तो यही वर्ड यूज करो कि ओवरराइडिंग का असल में मतलब क्या है। इसलिए ओवरराइड हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। लेकिन ओवरराइड करने से क्या होता है, पेरेंट के फीचर किल हो जाते हैं, ये भी मत भूलना। पेरेंट के फीचर किल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइकल जैक्सन ने जब अपना ब्लैक कलर चेंज करवा के व्हाइट करा लिया तो ब्लैक कलर चला गया। तो अब प्रॉब्लम ये होगी जब हम प्रिंट डिटेल को बुलाएंगे सेविंग अकाउंट से, तो ये वाला तो मेथड खत्म हो गया। प्रिंट डिटेल्स को बुलाया तो इसका मतलब पेरेंट वाला प्रिंट डिटेल कभी नहीं दिखेगा, पेरेंट वाला प्रिंट डिटेल नहीं दिखेगा। तो इसे करते हैं क्लियर और यहां पहुंच के करते हैं दिखा हमें कि सेविंग अकाउंट आया, लिमिट आया, लेकिन मेरे को तो साथ में चाहिए थी वो डिटेल भी दिखा दो जो ऊपर थी। ध्यान देना, ये वाली भी, उसका आईडी भी दिखाओ, नेम भी दिखाओ, बैलेंस भी दिखाओ, क्योंकि सेविंग अकाउंट में उसका आईडी भी होगा, नेम भी होगा, बैलेंस भी होगा। तो मैं क्या करूं, तो मैं करूं प्रिंट डिटेल्स पे जाता हूं। और अभी हमने बात पढ़ी कि जब भी ओवरराइड होता है पेरेंट फीचर किल हो जाता है, भूलना नहीं है बातें। तो अगर तुम चाहते हो पेरेंट वाला फीचर भी दिखे तो सुपर डॉट प्रिंट डिटेल लगा देना, सुपर डॉट प्रिंट डिटेल्स लगा देना, दैट्स इट। इतना करने की देर है। इसे करते हैं हम क्लियर और फिर करते हैं रन और ये दिखना शुरू हो गया। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दिखना तो शुरू हो गया, लेकिन ये सब नेम नल क्यों आ रहे हैं, बैलेंस नल क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको इसका आंसर पता है। क्योंकि जब मैंने इसे कॉल लगाया था तो आई एम कॉलिंग सिंगल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। तो अगर आई जस्ट कमेंटेड आउट दिस थिंग एंड आई जस्ट ओपन दिस थिंग, तो ये कौन से वाले को कॉल लगा देगा, तीनों पैरामीटर वाले को। तो इसका मतलब तुम्हारे पास अलग अलग वर्जन है कंस्ट्रक्टर के, और ऐसे अलग अलग वर्जन कंस्ट्रक्टर के क्यों चाहिए तुम लोगों को, वो इसलिए चाहिए ताकि तुम फ्लेक्सिबिलिटी दे सको कि भाई तुम ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाकर दे रहे हो उसे जिसमें किसी में 3 आर्गुमेंट डाल दो, किसी में 2 आर्गुमेंट डाल दो, किसी में 1 डाल दो। और इसी का एक और ऑल्टरनेटिव भी कि अगर तुम ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो तो तुम उसको कैसा बना दो, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बनाने का तरीका जानते हो ना, क्या तरीका है, अकाउंट ऐसे लिखो और उसके आगे मान लो कोई नाम दे दो कुछ भी, तो उसका नाम देते हैं फ्लेक्सी, ठीक है, जानबूझ के। तो फ्लेक्सी कंस्ट्रक्टर है और यहां जाके भूलना मत कर्ली ब्रैकेट लगा दो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाते हैं, ऑप्शनल आर्गुमेंट बन जाते हैं। तो यहां जाके बोल दो कि दिस इज एन ऑप्शनल आर्गुमेंट, और अगर नहीं डालोगे तो मैं 0 ले लूंगा इसे, ये डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी। नेम में नहीं डालोगे तो सब पढ़ाया गया था बहुत पहले। और फिर यहां जाकर दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी और दिस डॉट नेम नेम। अब तुम्हारे पास कैसा कंस्ट्रक्टर है, फ्लेक्सिबल, जो मन करे तो दोनों भेजो, मन करे तो एक भी मत भेजो, मन करे तो सिर्फ एक ही भेजो, तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो डार्ट ऐसा बहुत ज्यादा जगह करके बैठे, फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्टर्स बनाया उसने बहुत ज्यादा। हाँ जी, सबको डाइजेस्ट हुई, ओवरराइडिंग का फंडा समझ आया। क्या हमें ये दिख रहा है सबको कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव कर लिया इससे। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी है ना कभी वन थिंग हैविंग सेवरल फॉर्म, एक ही चीज लेकिन काम अलग अलग तरीके से करती है। तो प्रिंट डिटेल्स देखो, करंट अकाउंट में भी है, सेविंग अकाउंट में भी है और अकाउंट में भी है, लेकिन तीनों के नाम तो एक ही है, वन थिंग है, लेकिन फॉर्म्स क्या है उसकी अलग अलग, क्योंकि तीनों प्रिंटिंग अलग अलग स्टाइल में करते हैं। हाँ जी, सबको मेरी बात डाइजेस्ट हुई है। इसी बात पे अगर हम ध्यान से देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी यही बात बनती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो रिसीव 4%, और यहां पर भी तो इसका नाम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होना चाहिए, तो यहां पर 5% मिल रहा है। तो इन दोनों के जो कॉमन है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो यहां होना चाहिए, वॉइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैं पेरेंट बना के रख दूं और यहां लिख के छोड़ दूं प्रिंट कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सपोज मैंने कॉमन 2% सेट कर रखा है, तो 2% मैंने यहां पर सेट करके छोड़ दिया। अब यहां क्या हुआ होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, आप सब जानते हो, एट द रेट ओवरराइड, एट द रेट ओवरराइड, ठीक है। कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है उसमें तो पूछ लेना आप लोगों ने। आई होप ये क्लियर है सबको कि मैंने ऐसा क्यों किया है, और पॉलीमॉर्फिज्म सबको दिख गया उसके अंदर की पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। और माइकल जैक्सन वाली स्टोरी से याद रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। जैसे एहसान का क्वेश्चन है, राइटिंग एट द रेट ओवरराइड इज ऑप्शनल, यस इट इज ऑप्शनल, ठीक है। आप लिखो एट द रेट ओवरराइड या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फायदा है ज्यादा है क्योंकि हम दो लोगों को कन्वे कर देते हैं मैसेज। तो जब हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे तो टीम को कन्वे करना पड़ता है, क्योंकि हम अकेले काम नहीं करते, बहुत सारी बड़ी टीम होती है।
तो एट द रेट ओवरराइड मेरे दूसरे डेवलपर को समझा रहा है कि जो मेरा कोड खोलेगा समझ आ जाएगा कि यहाँ ओवरराइडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने एट द रेट ओवरराइड यहाँ स्पेसिफाई किया, और कंपाइलर को भी पता चल रहा है कि मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। उसका मतलब अगर मैं यहाँ गलती कर दूं, देखो सिंटैक्स में ऐसा कर दूं, तो देखो यहाँ एरर आ जाएगा इसी वक्त, तो बोलेगा कि भाई तुम ओवरराइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात है, इसलिए गुड प्रैक्टिस है सब। हाँ जी, सबको डाइजेस्ट है यहाँ तक। अब मैं लेकर आ रहा हूँ असली उस क्वेश्चन पे जो इंटरव्यू पूछेगा। तो ये सब तो पता होना चाहिए, ये नर्सरी केजी क्लास की तरह है कि भाई एबीसीडी तो आती है, तो तुमने ये एबीसीडी सीख ली है। इंटरव्यू क्या बात पूछता है, वो ऐसे नहीं पूछता इनहेरिटेंस वगैरह, ना ना पूछेगा आपसे ओवरराइडिंग क्या होती है, ये सब बातें नहीं पूछेगा। वो सीधे सीधे एक सवाल रखेगा, वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को क्या सवाल वो रखता है, वो आप सबको पता होना चाहिए। मैं आपके सामने कोड लिख रहा हूँ, आप में से देखते हैं कितने लोग मुझे इस बात का आंसर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहां जाके लिखा भाई देखो सेविंग अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और एक काम और कर रहा हूं मैं, सेविंग अकाउंट में कुछ ऐसा फीचर डाल रहा हूं जो सिर्फ सेविंग अकाउंट में होता है। तो सेविंग अकाउंट में बोलता हूँ यहां पर एक मेथड होना चाहिए, वॉइड लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन का प्लस यहाँ होती है ऐसी सर्विस भी आती है आजकल, डोर टू डोर सर्विस। इसका मतलब क्या होता है, बैंक है ना आपके घर आता है, अगर आपके पास मान लो डेली पैसा आता है, मान लो आपके पास एक शॉप है, उसमें से आप 5,000 रुपए डेली बचाते हो, तो बैंक कहेगा यार 5,000 रुपए मेरे पास जमा करा दीजिए करो, हर रोज आके मैं हर रोज अपना एक बंदा भेजूंगा आपकी दुकान पे, आपने सुना भी होगा ऐसा, और वो बैंक पे पैसे जमा कर दिया करेगा आपके, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। बैंक का फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि पैसा जमा हो रहा है हर रोज, और वो भी सेविंग अकाउंट में जा रहा है, तो सेव हो रहा है पैसा। बैंक के पास क्या आ रहा है, लोन देने की कैपेसिटी आ रही है। अगर वो लोन देगा तो इंटरेस्ट लेगा, यानी कि ब्याज लेगा, और वो इंटरेस्ट लेगा तो वो इंटरेस्ट लेगा 10%, तुम्हें दे देगा 4%, क्या बुराई है इसमें, ठीक है। तो उसको फायदा मिल रहा है इस बात का। आई होप सबको मेरी बात समझ आ रही है। तो यहां पर मैं लिख दिया समझाने के लिए, प्रिंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ डे इज 5 सपोज, ये मैंने बोल दिया कि सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 5 है, ठीक है। और फिर यहां लिख दिया प्रिंट कलेक्ट मनी फ्रॉम योर प्लेस, तुम्हारी जगह से मनी प्लेस मतलब लेकर जा सकता है, ठीक है। ये मैंने 2 फीचर ने डाल दिए। अब पहुंचते हैं हम करंट अकाउंट की तरफ। करंट अकाउंट बोलता है कि मेरे पास यहां पर एक मेथड है नो लिमिट। इसका मतलब क्या है, यहां पे लिख देता हूं प्रिंट गेट मनी एट वंस, ठीक है। नो लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शंस, कोई लिमिट नहीं है ट्रांजैक्शन करने की, ठीक है। ये मैंने कुछ एडिशनल फीचर डाल दिए, जानबूझ के डाले हैं। अब मैं कोड लिख रहा हूं, मुझे आप सब ध्यान से देख के मुझे बताना है कुछ गड़बड़ है इस कोड के अंदर या नहीं। तो मैं लिखा सेविंग अकाउंट डॉट डोर टू डोर सर्विस, ठीक है। सेविंग अकाउंट में थी, सेविंग अकाउंट डॉट लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, ये था, ये लिख दीजिए मैंने। अब मैं लिख रहा हूं करंट अकाउंट सी ए इक्वल्स टू न्यू करंट अकाउंट, और सी ए डॉट कर देते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी ए डॉट प्रिंट डिटेल्स, सी ए डॉट नो लिमिट, यही थे ना मेथड्स, ये मैं लिख दिया। अब आप में से कोई दिमाग लगा के मुझे बताए, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस कोड, ये सब बढ़िया है, कोड चलेगा, कोड एग्जीक्यूट होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही है इसके अंदर। तो पहले मैं चला के दिखा दूं, तो मैं कॉन्फिडेंस देता हूं कि कोड में कोई बग नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। देखो सारे आउटपुट्स आ रहे हैं, सवाल ये है क्वालिटी ऑफ कोड खराब है। अब वो तुम्हें दिखना चाहिए सब लोगों की क्वालिटी ऑफ कोड में क्या खराबी है, सोच के मेरे को बताओ, कोई खराबी दिखती है तुम्हें? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से भी कौन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट अकाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में भी है। तो अब जैसे बताया मनीषा ने कि दोनों में है, क्या दोनों में होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट या नहीं, कोई बताया मुझे? तो मनीषा कंसा ने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में है, तो क्या दोनों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर दोनों में होना चाहिए, क्योंकि सेविंग में बैंक हमें पे करता है और करंट में हम बैंक को पे करते हैं। बिल्कुल सही, इसका मतलब दोनों में होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों में अलग अलग है, ठीक है ना। अब देखो मानव ने कुछ बोला, कहते पेरेंट क्लास का रेफरेंस बना लेंगे। अच्छा,
एहसान ने बहुत सही पकड़ा है बात, फेलिंग ड्राई कंसेप्ट, बहुत बढ़िया एहसान। इसका मतलब बिल्कुल नब्ज पकड़ी इस कोड की कि हमने ना एक प्रिंसिपल तोड़ दिया यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ। कोड रिपीट मारा है बिल्कुल मैंने, और ये नहीं होना चाहिए कोड में, यही मैंने आप लोगों को सिखाया। तो ये गलत है कि अगर हमने कोड को रिपीट कर दिया तो, ठीक है। आप सबको मेरी बात समझ में? तो हमें कुछ ऐसा कोड लिखना है जो जेनेरिक हो, ऐसा कोड लिख दें कि 88 से जो 97 तक हमने रिपीटेशन करी है कोड की, उससे बचा जाए। तो ये सबको दिखना चाहिए, जो एहसान को दिखा है कि भाई हमने ड्राई कंसेप्ट ब्रेक मार दिया है, ठीक है। और जब वैसे क्लीन कोडिंग लिखोगे तो इंट्रो में एकदम बढ़िया करके आओगे एकदम, ठीक है। तो आते जी हम यहाँ पर, सो आई एम जस्ट कमेंटिंग आउट दिस कोड, दिस इज अ रियली बैड, ठीक है। चलेगा सब कुछ, तो चला दिया कोड, इट्स नॉट अ बिग डील, अच्छा लिखा इट्स अ बिग डील। तो यहाँ आते हैं, अब क्या किया जाए जिससे ये कोड कॉमन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मानव ने भी ये बात थोड़ी सी हाईलाइट करी है, मैं उसको और थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा कंसेप्ट है, इसलिए ध्यान देना। मैं ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बदल रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ अकाउंट इक्वल्स टू न्यू सेविंग अकाउंट। बार बार बोल रहा हूँ, न्यू लिखना ऑप्शनल है, मर्जी है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैंने कर दिया, हटा भी दिया इस बार, ऐसा मैंने कुछ कर दिया है। चलो ध्यान देते हैं, ये क्या कर दिया मैंने, अकाउंट इक्वल टू सेविंग अकाउंट। देखिए कौन आंसर दे सकता है इसका, मानव कुछ पता है इसके बारे में? शोएब का क्वेश्चन आया, लिमिट मेथड पेरेंट क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड करा सकता है। करा सकता है, ये आप मुझसे पूछ रहे हो, बता रहे हो? करा सकता है सर, मतलब करा सकते हैं, क्यों? सवाल ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है सर ये। यहाँ पॉलीमरिज्म कैसे आया? ये तो पॉलीमरिज्म नहीं है दोस्त। पॉलीमरिज्म को मतलब होता है वन थिंग हैविंग सेवरल फॉर्म, ये नहीं भूलना हमें। पॉलीमरिज्म की क्या डेफिनेशन देते हो आप? वन थिंग हैविंग सेवरल फॉर्म। यस सर। लेकिन ये तो नहीं हो रही ना वन थिंग हैविंग सेवरल फॉर्म, ये तो कुछ और ही नहीं कर रहे तुम, कुछ अजीब सा कि सेव अकाउंट का ऑब्जेक्ट सर अकाउंट। मतलब जैसे सर आप पहले बता रहे थे कि जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे बड़ी क्लास है और हर क्लास उसको मतलब इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड करती है। तो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट क्लास का जो रेफरेंस है वो हर क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करा सकता है। तो मतलब सर यही वाली प्रॉपर्टी है सर। तो हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं ना। एक क्वेश्चन में पहले ले लेता हूँ, शोएब का है। शोएब ने पूछा है लिमिट मेथड को पेरेंट क्लास में डिफाइन कर सकते हैं? नहीं शोएब, अगर हम लिमिट को पेरेंट क्लास में डिफाइन कर देंगे ना तो क्या होगा, करंट अकाउंट के पास भी वो मेथड पहुंच जाएगा। करंट अकाउंट में से कोई लिमिट ही नहीं होती, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो लाइन नंबर 88 लिखा है ना, बड़े ध्यान से देखना भाई। लाइन नंबर 88 में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जरा। हम बना तो रहे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, तो अगर तुमसे कोई पूछ लेगा इंटरव्यू में तुमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, तो भूलना मत चाइल्ड का, क्योंकि न्यू यहीं लगा हुआ है। क्योंकि मैंने बोला था न्यू लिखना ऑप्शनल है, तो न्यू यहीं लगा हुआ है, ठीक है। राइट हैंड साइड से ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो राइट हैंड साइड से हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब सब लोग जरा दिमाग लगाना कि जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड के अंदर पेरेंट के फीचर होंगे या नहीं होंगे? सोचो, होंगे। तो चाइल्ड के पास पेरेंट के फीचर प्लस चाइल्ड के फीचर है, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है अगर ध्यान से देखोगे तो। पेरेंट के फीचर प्लस चाइल्ड के फीचर। अब तुम जब यहां डाल रहे हो इसके अंदर डाल रहे हो ना, किसके अंदर डाल रहे हो? पेरेंट के अंदर डाल रहे हो, तो तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है कि पेरेंट पी इक्वल टू न्यू सी हो रहा है। ऐसा हो रहा है ना, कुछ बन तो रहा है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, लेकिन डाल किस में रहे हो? पेरेंट में। अब इससे क्या होगा, इससे एक नुकसान होगा बहुत बड़ा। नुकसान क्या होगा, देखो। जैसे तुमने ऐसा किया तो चाइल्ड में से चाइल्ड वाले जो फीचर है वो पेरेंट में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं उसके पास, क्योंकि उसका टाइप कैसा है? पेरेंट टाइप का है। समझ में आ रही है सबको मेरी बात? तो हमने क्या किया, हमने चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है ना उसे कास्ट कर दिया। ध्यान से, चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट उसे कास्ट कर दिया, टाइप कास्ट करते हैं ना, तो मैंने उसे कास्ट कर दिया पेरेंट में। तो मैंने उसे कास्ट कर दिया पेरेंट में। इस टेक्निक को हम बोलते हैं अपकास्टिंग, इसे हम बोलते हैं अपकास्टिंग। तो मैंने क्या कर दिया, अपकास्टिंग कर दिया यहां पर, क्योंकि अप कौन है? अप का मतलब पेरेंट, तो अप की तरफ मैंने कास्ट कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसे अपकास्ट किया है तो उससे एक फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ कि मैं अब कॉमन फीचर एक्सेस कर सकता हूं। मैं कौन सा फीचर एक्सेस कर सकता हूं? कॉमन, ठीक है। तो बने रहना इस पे, क्योंकि फिर मैं इसे एक कहानी से जोड़ दूंगा, ऐसे माइकल जैक्सन से जोड़ा था उसे, ऐसे कहानी से जोड़ूंगा तो हमारे दिमाग में फिट हो जाएगी कहानी। तो पहले एक बार कोड देखो। तो अकाउंट डॉट, मैं बोलता हूँ प्रिंट डिटेल, फिर बोलता हूँ अकाउंट डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर बोलता हूँ अकाउंट डॉट, और कोशिश कर दो, देखो कौन सा वाला मेथड था हमारा,
डोर टू डोर सर्विस, इसकी बात करता हूँ। क्या बुलाओ भाई से, ये नहीं बुला पाऊंगा। समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं बुला पाऊंगा? क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है सेविंग अकाउंट, वो कास्ट किसके अंदर हो गया है? अकाउंट के अंदर। अब वो सिर्फ कौन से फीचर एक्सेस कर सकता है? जो अकाउंट से आ रहे हैं। कोई भी ऐसा फीचर एक्सेस नहीं कर सकता जो उसका स्पेशल फीचर है। ये डिसएडवांटेजेस इस मैकेनिज्म के, लेकिन कॉमन तो एक्सेस कर सकता हूं। तो कॉमन में एक्सेस करके आ पा रहा हूं। अब ये वाला लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन, दिस इज आल्सो नॉट अलाउड। सबको मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है? अब अगर हम इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाए, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसके अंदर कि जैसे मैं सेविंग अकाउंट डाल सकता था, ऐसे में करंट अकाउंट को भी डाल सकता हूं। क्योंकि अब कास्टिंग का रूल क्या है? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के अंदर कास्ट हो सकता है, मत भूलना। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के अंदर कास्ट हो सकता है, तो तुम अप कास्टिंग कर सकते हो, जिससे तुम क्या कर पाओगे? तुम सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट डिटेल को भी कॉल लगा पाओगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कॉल लगा पाओगे। लेकिन फिर क्या नहीं कॉल लगा पाओगे? उसका स्पेशल मेथड क्या था? नो लिमिट, इसे कॉल नहीं लगा पाओगे। हाँ जी, सबको मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है? ऐसा हो रहा है कुछ। तो हमें दिख गया कि ये 91 नहीं चलेगा, 92 नहीं चलेगा और ये 97 नहीं चलेगा, कमेंट कर देते हैं। लेकिन बाकी तो चलना लग गया। और अब बहुत अगर तुम बारीकी से हो, तुम्हें नजर आएगा कि अरे वाह, ये कोड तो बिल्कुल कॉमन लिख दिया हमने, बिल्कुल एज इट इज, डिट्टो कॉपी है। अब पहले क्या होता था? डिट्टो कॉपी नहीं था, क्योंकि वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट था। तो इट इज नॉट लाइक द सेम। तो जैसे एहसान ने बोला था कि ये ड्राई कंसेप्ट को फेल कर रहा है, तो कईयों को नहीं दिखा था वो ड्राई कंसेप्ट, इस वजह से नहीं दिखा था क्योंकि यहाँ तो सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट था, करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट था। तो जब हम इसे ड्राई में देखें, तो हमें ड्राई तभी दिखना चाहिए जब बिल्कुल डुप्लीकेट हो। तो जब हमने देखा इस तरीके से बना के, हमें दिख गया ये डुप्लीकेट जा रहा है। अब ये डुप्लीकेट जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ध्यान सुनना, जब भी कोई चीज डुप्लीकेट चली जाए, कोड डुप्लीकेट हो जाए, तो उसको कॉमन करने का तरीका है उसे एक फंक्शन के अंदर डाल दिया। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया वॉइड कॉलर, नाम जानू के दिया कॉलर। और मैंने क्या किया? ये जो डुप्लीकेट कोड था ना, ये वाला, यहां से कॉपी मारा, यहां पेस्ट कर दिया, यहां से कॉपी मारा, यहां पेस्ट कर दिया, सेम कोड है ये। और यहां से इस पूरे कोड को यहां से मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, पूरे कोड को यहां से उड़ा दिया। तो ये कॉमन कोड था। अब मुझे चाहिए था अकाउंट का ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहां बोला कि भाई उठाकर अकाउंट का रेफरेंस पास कर दो, अकाउंट का रेफरेंस पास कर दो। अब ध्यान देना क्या करने वाला हूं मैं यहां जाके बोलता हूं कॉलर, मैं बोलता हूं कॉलर, और ध्यान दो, अब मैं बोलता हूं न्यू सेविंग अकाउंट। ध्यान देना, मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? पकड़ो जरा, न्यू सेविंग अकाउंट का। और कहां बनाया है? कॉल लगाते वक्त। तो कॉल लगाते वो कहां पहुंचाएगा मुझे? यहां। और सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट किसके अंदर पहुंचाएगा? अकाउंट में। तो तुम सबको ये दिखना चाहिए कि यहां ऐसा हो गया, अकाउंट इक्वल टू न्यू सेविंग अकाउंट के बराबर होगी लाइन। ये सबको दिख रहा है कि इस लाइन में ये वाला चीज इसके अंदर चली गई है। तो सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना और अकाउंट में चला गया। तो मैं ऐसा बोलूं, यहां मैंने असल में क्या करवा दी है? अपकास्टिंग। ये सबको दिख रहा है भाई कि अपकास्टिंग हो गई है? कोई बात नहीं समझे, पूछना। और अगर तुम ध्यान से देखो तो एक ऐसा फंक्शन बना दिया है जो बहुत खतरनाक है, पॉलीमॉर्फिक फंक्शन है। पॉलीमॉर्फिक फंक्शन मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसमें सेविंग अकाउंट डाल दो, सेविंग अकाउंट को चला देगा, करंट अकाउंट को डाल दो तो करंट अकाउंट को चला देगा। तो अब अगर मैं जाकर ये लिख दूं तुम लोगों के सामने कॉलर, और यहां ध्यान देना न्यू करंट अकाउंट, तो क्या होगा? ये इस बार किसको पास कर देगा? करंट अकाउंट को पास कर देगा। देखो, डाइजेस्ट करो उस बात को। कोई डाउट है तो पूछ लो। ये हमने करा यहां पर। क्लैरिटी आप सबको? तो न्यू सेविंग अकाउंट, न्यू करंट अकाउंट हमने बनाया और अकाउंट में कास्ट करा दिया। अब कास्टिंग होगी दोनों तरफ। अब फायदा क्या हुआ? मैंने यहां से बुलाया अकाउंट डॉट प्रिंट डिटेल्स। तो मजेदार चीज क्या है? वो जाके प्रिंट डिटेल को ढूंढना शुरू करता है सबसे पहले पेरेंट में। पेरेंट कौन है? अकाउंट, क्योंकि हमने उसे किस में कास्ट किया था? अकाउंट में। अकाउंट में जाके ढूंढता है वेयर इज प्रिंट डिटेल, हियर इट इज द प्रिंट डिटेल। कहता है ठीक है, प्रिंट डिटेल तो मिल गया मुझे। अब कहता है जो प्रिंट डिटेल मेरे को मिला है, मैं जाके चेक करूंगा क्या ये सेविंग अकाउंट में ओवरराइड हुआ है। अगर ओवरराइड हुआ है तो मैं ओवरराइड वाला वर्जन कॉल लगाऊंगा। ध्यान सुनना, तरीका देखो कैसा है। कहता है पहले मैं अकाउंट में जाकर ढूंढूंगा प्रिंट डिटेल है या नहीं है, तो ठीक है। फिर चाइल्ड में ढूंढूंगा क्या वो ओवरराइड हुआ है, तो चाइल्ड वाला टाइप चला दूंगा। क्यों चाइल्ड में क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि चाइल्ड का तो ऑब्जेक्ट बना है। तो चाइल्ड में जाकर उसे ढूंढा, प्रिंट डिटेल में चला दिया, फिर सुपर डॉट प्रिंट डिटेल से पेरेंट वाला चला दिया। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हुआ। अब जब तुम यहां जाकर ये बात लिखने की कोशिश करते हो कि भाई अकाउंट
जब तुम ये बात लिखने की कोशिश करते हो अकाउंट डॉट और बोलते हो कि चल भाई डोर टू डोर सर्विस चला दे, तो फेल क्यों हो जाता है? सोचो जरा, क्योंकि वो जाकर पेरेंट में जाके ढूंढता है डोर टू डोर सर्विस, जो कि नहीं मिलता उसे। समझ में आ रही बात आप लोगों को? नहीं मिलता तो चाइल्ड में कैसे चल जाएगा ढूंढने के लिए? दैट्स व्हाई इट इज गेट फेल। तो हमें ये तो समझ आ गया, हमने कॉमन कोड चला दिया है। अब जो कोड मेरे को इतनी बार लिखना पड़ता था, ध्यान से देखना, ये लाइनें 2 और ये 2 लाइनें जो लिखनी पड़ती थी वो मैंने बचा ली है, और उसे सिर्फ 2 लाइन में खत्म कर दिया। 4 लाइन के कोड को 2 में खत्म करा अभी तो पहला। ठीक है, अब जो ये हुआ है इतने को पहले टेस्ट करते हैं। तो डुप्लीकेसी ऑफ कोड मैंने बचा लिया, ड्राई प्रिंसिपल से बच गया। यहां पहुंचते हैं, रन करते हैं, और तुम्हें दिख रहा है अकाउंट का भी सब सही चल रहा है, और सेविंग अकाउंट का भी सब सही चल रहा है, और करंट अकाउंट का भी सब सही चल रहा है। ठीक है, ओडी लिमिट आ रहा है यहाँ पर लिखा हो, तो हमें दिख रहा है कि ओडी लिमिट भी ये दिखा रहा है। ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिखा रहा है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिखा रहा है। क्लियर है सबको मेरी बात? और इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए बेटर तुम यहाँ लिख भी दो यार, प्रिंट ऐसा। कोई बात नहीं समझ आई हो पूछना। सबसे मेजर कंसेप्ट मैंने आप सबके सामने रख दिया, अपकास्टिंग। भूलना नहीं है इस कंसेप्ट को। तो अपकास्टिंग हमेशा पिक्चर में कब आना चाहिए तुम्हारे पास? जब एक पेरेंट क्लास और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो, तो डुप्लीकेसी ऑफ कोड बढ़ेगा हमेशा। और डुप्लीकेसी ऑफ कोड को बचाने का तरीका क्या है? ये अपकास्टिंग कर दो। तो डार्ट बहुत जगह अपकास्टिंग करके बैठा हुआ है पहले से। तो क्लियर करते हैं इसे और रन कर देते हैं। ठीक है, सबको डाइजेस्ट हो गई मेरी बात? देखो क्वेश्चन। ठीक है, तो रोशन आई होप ये समझ में आ गया है। वी कैन यूज रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट, लेकिन क्यों करते हैं इस पे मैं पहुंच गया हूं। बस ये आपको समझना जरूरी है कि अगर आप में से किसी ने कभी ऐसा सिंटैक्स देखा हो, लेकिन मेन बात है क्या ये पता है क्यों, किस लिए, कब करते हैं हम इसे। तो ये ध्यान रख लो कि ये हमेशा कब यूज होना चाहिए सिंटैक्स? जब भी इनहेरिटेंस ट्री हो। इनहेरिटेंस ट्री का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास एक पेरेंट है, उसके नीचे बहुत सारे चाइल्ड्स हैं, तो तुम्हारा कोड डुप्लीकेट होगा, गारंटी है। क्योंकि अगर इसके अंदर 10 फंक्शंस हैं और तुम नीचे से भी 10 कॉल लगा रहे हो, यहां से भी 10 लगा रहे हो, यहां से भी 10 लगा रहे हो, तो सब में तुमने 30 बार कोड लिख दिया। तो अगर तुम उसे 30 को सिर्फ एक ही बार लिखकर 10 को चलाना चाहते हो, तो सिर्फ यही तरीका है कि तुम ऐसा फंक्शन बनाओ जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट लेता हो। तो ये फंक्शन कैसा बन गया? ये बन गया, ध्यान से देखो, पॉलीमॉर्फिक फंक्शन है ये। पॉलीमॉर्फिक फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो अकाउंट के लिए भी काम करता है, करंट अकाउंट के लिए भी काम करता है, और सेविंग अकाउंट के लिए भी काम करता है। हाँ जी, देखो भाई, डाइजेस्ट है सबको क्वेश्चन, क्वेरी। अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमने स्पेशल मेथड कॉल नहीं लगाया, वो भी लगाने हैं। लेकिन इससे पहले कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सिंटैक्स देखो, मुझे बताओ जी, ओके बोल के, या डाउट है? ये सिंटैक्स आप सबको डाइजेस्ट हो गया? इसलिए मैं डाइजेस्ट वर्ड यूज करता हूँ, हजम करना जरूरी है ना। हुआ क्या है? यस सर। ठीक है जी, ओके, सबको क्लियर है बात? ठीक है, अब प्रॉब्लम समझ आ गई। प्रॉब्लम क्या रह गई अब? जैसे अंचल का क्वेश्चन आया, कौन सा वाला फंडा समझ में आया? ये वाला फंडा समझ में आया अंचल? कॉलर वाला फंडा समझ में आया? टेल मी यस और नो। तो देखो हम क्या कर रहे हैं भाई, हमें ना देखो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सेविंग अकाउंट का, हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट सेविंग अकाउंट का, डाल किस में रहे? अकाउंट में। अब इस बात को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। तो देखो जरा, देखो ऐसे इसको एक कहानी से समझाता हूं, कहानी से तुम्हारे दिमाग में बैठी रहेगी बात। कहानी ध्यान से सुनना बस, और इंटरलिंक करना जरूरी है कहानी से इस बात को। तो इस बात को समझने के लिए तुम लोगों ने ये देखा, ठीक है, जिसका डाउट है उसे कहानी से समझ आ जाएगी पूरी बात। तो हमने ये बात करी थी, अकाउंट इक्वल टू न्यू सेविंग अकाउंट, है ना। ये हम कर रहे थे किसी तरीके से। इससे हमने बात समझी कि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम बनाते तो है बड़ा ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेविंग अकाउंट के पास पेरेंट का फीचर भी है, और डाल किस में देते हैं? अकाउंट में। अब मैं इसी बात को दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक क्लास है ह्यूमन, और एक क्लास है सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन समझते हो ना भाई तुम लोग? कोई ऐसा ह्यूमन जिसमें कुछ ऐसी क्वालिटी हो जो ह्यूमन की तो थी प्लस एडिशनल थी। जैसे तुमने देखा हो सुपरमैन, है ना, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, और कौन सा मैन है भाई? आयरन मैन। तो पता है तुम लोगों को इन सबसे पहले एक और मैन रहा है जो कि हनुमान, यानी कि हनुमान। ठीक है, तो बाद में आए स्पाइडरमैन, सुपरमैन, है ना, ये आयरन मैन, लेकिन उससे पहले था हनुमान। सो द पॉइंट कि हनुमान इज बेसिकली ह्यूमन, बाय डिफॉल्ट ही इज ह्यूमन, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे फीचर थे जो सिर्फ उन्हें सुपर ह्यूमन बनाते थे। वो कौन से थे? आप सबको बताओ कि हनुमान के पास फीचर था दैट इज कॉल्ड
फ्लाई, उड़ने का, ठीक है। शो और हाइड, दिखने का और छुपने का, ठीक है। मैं किसी रिलीजन को टच नहीं कर रहा, बस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मतलब साइंटिफिकली बात कर रहा हूं। तो शो होने का, हाइड होने का, ऐसा बहुत सारे फीचर थे। हाँ, एक और बताया, प्रथम ने बताया कि हाँ, शो हाइड इज लाइक अ रीसाइज, टेक्निकली हम बात करते हैं, रीसाइज होने का फीचर था। तो ऐसे बहुत सारे फीचर थे उनके पास, प्लस वो अपने आप को पॉलीमॉर्फिक भी कर सकते थे, रूप बदल सकते थे। तो देयर आर लॉट ऑफ फीचर इन द सुपर ह्यूमन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान सुनना, सुपर ह्यूमन टेक्निकली कोड वाइज बोलते हैं, हनुमान इक्वल टू न्यू सुपर ह्यूमन। ऐसा दिखता है तुम लोगों को कि हनुमान जो है वो ऑब्जेक्ट ही किसका है भाई, सुपर ह्यूमन को। तो ह्यूमन के पास तो सिर्फ ऐसे फीचर थे, ईट कर ले भाई, तू वॉक कर ले, तू चल रन भी कर ले, और तू थिंक भी कर ले, ऐसे फीचर हमें दे दिए, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या फीचर नहीं गए, फ्लाई कर ले या रिसाइज कर ले या अपने आप को चेंज कर ले, किसी और रूप में आ जाए, है ना। तो अपने आप को पॉलीमॉर्फिक कर सकता हूं, नहीं फीचर थे। तो हमें समझ में आया कि हनुमान इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, सुपर ह्यूमन, ठीक है। अब क्या होता है, रामायण के अंदर, उस स्टोरी के अंदर एक बात आती है कि हनुमान बहुत नॉटी चाइल्ड रहा है हमेशा। तो बचपन से उसके पास इतने सारे फीचर थे क्योंकि वो सुपर ह्यूमन का ऑब्जेक्ट है। तो एक ऋषि ने जाके उन्हें श्राप दे दिया कि भाई तू हनुमान, तू है ना बहुत नॉटी है, तू अपने सुपर ह्यूमन के सारे फीचर को भूल जा और तू बन जा ह्यूमन। तो जब उन्हें श्राप दिया गया था ना, तो सोचना कोड वाइज हम क्या लिखें। कोड वाइज हम लिखें तो कुछ ऐसा हुआ होगा श्राप के टाइम पे, ह्यूमन हनुमान इक्वल टू न्यू सुपर ह्यूमन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हुआ है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा था, हनुमान, सुपर ह्यूमन का। लेकिन जैसे उसे श्राप दिया गया, यानी कर्स किया गया, उसी वक्त वो क्या बन गया, वो बन गया ह्यूमन में अपकास्ट हो गया उस मूवमेंट के लिए। इससे क्या हुआ होगा, अब वो ये सारे फीचर भूल गया। अगर आप ये बोलोगे हनुमान के ऑब्जेक्ट को डॉट ईट, ठीक है, परफेक्ट है, कर सकता हूं, क्यों, ह्यूमन में है, क्योंकि मैं ह्यूमन बन चुका हूं। तो आप बोलोगे वॉक के, परफेक्ट है, कर सकता हूं, थिंक कर सकता हूं। लेकिन तुमने बोला फ्लाई, एरर है, एरर है। समझ में आ रही है सबको मेरी बात? हाँ जी अंचल, ये समझ में आई है बात कि असल में अपकास्टिंग का मतलब क्या है। अगर इस स्टोरी से लिंक किया जाए, तो अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को अगर लिंक करके जाएं इस वाली से, तो हमें सबको समझ आ जाना चाहिए कि असल में अपकास्टिंग में हुआ क्या है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, नैरो कर देते हैं चीजों को। तो हम कॉमन तक तो पहुंच पाते हैं, लेकिन हम किसे यूज नहीं कर पाते, नॉट कॉमन को यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये कहानी का एक पार्ट है, अभी तो दूसरा पार्ट बचा है ना कहानी का। तो हमें तो दिख गया कि भाई हनुमान को श्राप मिल चुका है, और श्राप मिलने की वजह से वो कॉमन चीजें कर सकता है। इसका मतलब सेविंग अकाउंट हनुमान की तरह है, उससे हमने अकाउंट में कास्ट तो कर दिया, वो कॉमन चीजें तो एक्सेस कर सकता है अपनी, लेकिन वो फीचर एक्सेस नहीं कर सकता जो उसके स्पेशल है, ठीक है। तो कॉमन होने शुरू हो गए। ऐसी करंट अकाउंट के साथ भी सेम हुआ। अब उस कहानी में क्या हुआ था, रामायण में हनुमान जब अपने सारे फीचर भूल चुका था क्योंकि वो कास्ट हो चुका था, तो कहानी में ये हुआ कि एक बंदा था जामवंत नाम से, वो आया, उसने एक दिन हनुमान को बताया कि हनुमान भाई, तू जो बना हुआ है ऑब्जेक्ट किसका, इस मूवमेंट के लिए, ह्यूमन का, तू ह्यूमन नहीं है। तू देख अपने राइट हैंड साइड में कि भाई तू तो सुपर ह्यूमन है, वो तो भाई सुपर ह्यूमन है। तेरे को टेम्पररी किसी बंदे ने क्या कर दिया है, अपकास्ट कर दिया है, समझ रहे हो। और ये बात सिर्फ कौन जानता था, जामवंत जानता था ये बात। तो जामवंत के पास इफ था, समझना, उसके पास इफ था, वो जानता था कि हनुमान जो है, हनुमान इज आ, ध्यान से देखना इंग्लिश में, इज आ, इसका मतलब वो इज आ कौन है, यानी कि इज आ ना बोलूं, सिर्फ इज बोलूं, हनुमान इज सुपर ह्यूमन, वो ये बात जानता था, इसलिए वो किसी और के पास नहीं गया। सोचो अगर वो ये बात नहीं जानता, उसे इफ नहीं पता होता, समझ लो हमारे दिमाग में इफ होते हैं ना, अगर उसे बात नहीं पता होती तो वो जाके किसी और को बोलता। मान लो वो जाके बोलता सुग्रीव को कि सुग्रीव यू आर सुपर ह्यूमन, चल पहाड़ी पे चढ़ जा, कूद जा वहां से, ठीक है। वो तो मर जाता ना, क्योंकि उसके पास उसे फ्लाई करना आता ही नहीं था। तो उसने जाकर सिर्फ किसको बोला, उसने बोला हनुमान को कि हनुमान यू आर अ सुपर ह्यूमन बिकॉज आई नो योर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज सुपर ह्यूमन, नाउ यू कैन टाइप कास्ट, आप टाइप कास्ट हो सकते हो क्योंकि तुम अपकास्ट हुए थे, तुम एक टाइम पे अपकास्ट हुए थे, तो इस बार क्या हो जाओ, इस बार डाउन कास्ट हो जाओ। ध्यान सुनना, इस बार क्या हो जाओ, डाउन कास्ट हो जाओ। डाउन कास्ट होने से क्या है, तुम्हें याद आ जाएगा। सोचो जब अपकास्ट होता तो इस तरफ गया था,
डाउनकास्ट होगा तो कहाँ जाएगा वापस, सुपर ह्यूमन की तरफ। इसका मतलब अब वो क्या कर पाएगा, वो कहेगा मैं डाउनकास्ट होके एक्सेस कर सकता हूं वो फीचर जो मेरे पास थे, समझ रहे हो बात। लेकिन वो फीचर तभी एक्सेस करो जब इफ लगा रखा हो, यानी हर एक से मत करवा दो, बदला किसी और को भी उड़ाने चल गए जो जिसके पास वो फीचर थे ही नहीं। इसका मतलब जब कोई अपकास्ट होता है तभी वो डाउनकास्ट हो पाता है, और डाउनकास्ट का मतलब क्या है, वो फीचर यूज करने जो उसके स्पेशल है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां जाता हूं, यहां जाकर इस जगह एक कंडीशन लगाता हूं, इफ अकाउंट इज, याद करना एक कीवर्ड सिखाया गया था इज, जिससे हम पता लगा पाते थे ये ऑब्जेक्ट किससे बिलोंग करता है। तो ये बताता था कि भाई मैं बिलोंग करता हूं क्या, सेविंग अकाउंट से। अगर मैं सेविंग अकाउंट से बिलोंग करता हूं तो मुझे उस मूवमेंट के लिए मेरे को ध्यान देना, सेविंग अकाउंट बना दो। तो मैंने सेविंग अकाउंट बनाया अपना एस से, और यहां लिखा अकाउंट एज सेविंग अकाउंट। इसका मतलब मैंने क्या बोला भाई, अकाउंट बन जा, क्या बन जा, सेविंग अकाउंट बन जा। और सेविंग अकाउंट बनकर वो एस से मेरे पास आ गया यहाँ पर, तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बना, वो कास्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड डाउन कास्टिंग। और बिकॉज वो कास्ट हो गया तो कहता है अच्छा मेरा कास्ट हो गया, तो ये लो जी लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन भी कॉल लगा दूंगा, ये लो डोर टू डोर सर्विस को भी कॉल लगा दूंगा, यानी कि वो फीचर एक्सेस कर पाऊंगा जो मेरे स्पेशल है। सबको बात डाइजेस्ट हुई है। एल्स अगर भाई तू सेविंग अकाउंट नहीं है तो हो सकता है ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है तो वो ऑब्जेक्ट हो इज किसका, करंट अकाउंट का। अगर करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट है तो बन जा भाई क्या, करंट अकाउंट। तो अकाउंट को बोलो बन जा उस टाइम के लिए क्या, करंट अकाउंट बन जा। देखो भाई किस सबको डाइजेस्ट हुई बात, उस कहानी से भी लिंक करते जाओगे तो बिल्कुल समझ आती जाएगी और कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा। और यहां डाल दो नो लिमिट। तो तुमने बना दिया अब एक कॉमन मेथड, एक मेथड जो ये काम करने के लिए। तो तुम अगर अपकास्ट डाउनकास्ट समझते हो तो अपकास्ट डाउनकास्ट को इस तरीके से किसी के सामने भी बता सकते हो। तो स्टोरी को मत भूलना, इसलिए दिमाग मैं हमेशा जानता हूँ, रिसर्च करके बता रहा हूँ कि स्टोरी हम कभी नहीं भूलते। दादी नानी मम्मी पापा किसी से भी स्टोरी सुनी होती है ना बचपन में, बच्चा कभी नहीं भूलता, इसलिए मैंने स्टोरी से रिलेट कर दिया कि तुम कभी भूलोगे नहीं इस कंसेप्ट को। कंसेप्ट पढ़ोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। हाँ जी, यहां तक सबको समझ आया, कोई डाउट है तो पूछो। चल अगर देखें अब इसे एक बार, तो अगर हम इसे चलाएं यहां पर जाकर क्लियर करें, और ध्यान देना मैंने जो बनाया पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाया, सेविंग अकाउंट को, तो सेविंग अकाउंट की सारी चीजें जानी चाहिए, फिर करंट अकाउंट की। तो यहां जाते हैं डॉट वन डॉट डॉट, तो देखो दिख रहा है तुम्हें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी चल गया, कलेक्ट मनी फ्रॉम योर प्लेस डोर टू डोर वाला भी चल गया, और नो लिमिट वाला भी चल गया, और कॉमन तो चल ही रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला है ना, और प्रिंटिंग वाला, वो सब तो कॉमन चल ही रहे हैं। तो ये हमने एक जेनरिक मेथड बना दिया, कॉमन मेथड बना दिया, पॉलीमॉर्फिक मेथड बना दिया। तो ये इस कोड की वैल्यू है, इस कोड की कोई वैल्यू नहीं है जो हमने यहाँ नीचे लिखा होता है, क्योंकि वो ट्राई प्रिंसिपल को ब्रेक कर गया था। ठीक है, कोई डाउट है गाइस तो पूछ लेना। तुम लोगों को मैंने यहाँ अपकास्टिंग दिखा दिया, ऊपर कास्टिंग हो रही है, और ये जो इफ लगाया है यहां जाकर इफ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डाउन कास्टिंग कर रहा हूँ। और यहाँ क्या चेक कर रहा हूँ, यहाँ चेक कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं चेक कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू विच क्लास। तो ये मैं चेक कर रहा हूँ क्या अकाउंट ऑब्जेक्ट किसका है, सेविंग अकाउंट का। ठीक है, इसलिए मैंने इसे लिंक किया इस स्टोरी से कि जामवंत को पता था कि ह्यूमन मतलब हनुमान इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर ह्यूमन, दैट्स व्हाई उसने टाइप कास्ट किया। ठीक है, देखो यार रोशन, अगर हमें इस बात को समझना हो कि यहां मैंने इफ क्यों लगाया, क्योंकि देखो हम अगर तुम यहां से बात पकड़ोगे ना इस जगह से, तुम्हें समझ आया कि हमने बनाया तो था सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट, वो टाइप कास्ट होकर किसमें पहुंच गया था, अकाउंट में। तो बन गया था उस मूवमेंट के लिए किसका ऑब्जेक्ट, अकाउंट का। ठीक है, तो हमने अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना दिया था। अब जब हमने अकाउंट का ऑब्जेक्ट यहाँ टाइप कास्ट तो कर दिया था, लेकिन उससे हुआ क्या, वो अपकास्ट हो गया और वो अपने वो वाले फीचर भूल गया जो उसके पास स्पेशल थे। तो सारे स्पेशल फीचर वो भूल चुका है। अब जब तुमने जाकर ये लिखा, स्क्रीन फ्रीज है क्या, अच्छा एक मिनट, आवाज आ रही है ना आप लोगों को, आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो अच्छा देखो, अगर हम यहां देखें कि 92 नंबर लाइन पे, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया रोशन कि अकाउंट जो है क्या वो सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट है। अगर अकाउंट सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट है तो ये लाइन नंबर 94 है ना, ये है डाउनकास्टिंग। डाउनकास्टिंग का मतलब है कि अकाउंट को किसमें कन्वर्ट कर दो, सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दो, और जब वो सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाएगा वापस।
और वो बड़ा बन गया तो 95 और 96 नंबर लाइन पे जाकर मैं क्या कर पाऊंगा, मैं उसे कॉल लगा पाऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। सेम बात मैं 97 पे की है। तो ये इफ कंडीशन इज एक्चुअली चेकिंग कि भाई पहले ये पता लगा लो वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, इसलिए मगर डायरेक्ट उसे टाइप कास्ट नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस आप लोगों को, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब मैं एक और बात आप सबके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं, इसी में सोच के बताना। अब मैं एक और कोड लिख रहा हूं, आप लोग मुझे बताओगे इस कोड में क्या एरर है। इस बार मैंने लिख दिया ऐसा, ठीक है, ये लिख दिया। अब कोई मुझे सोच के बताए, अच्छा अकाउंट में शायद पैरामीटर डालेंगे, मैंने अकाउंट में पैरामीटर है तो मैं डाल देता हूं इसके पैरामीटर भी। तो मुझे कुछ सोच के बताए मैंने गड़बड़ क्या करी है कोड वाइज, पर चलेगा सब कुछ अभी भी। मैं बोल मेरे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अकाउंट का बना दिया ऑब्जेक्ट। तो आप सबको पता नहीं, ना तो इस स्विफ्ट में जाएगा ना इस स्विफ्ट में जाएगा, कॉमन चला कर आ जाएगा और कॉमन ही चलेंगे यहाँ पर। लेकिन कोई गड़बड़ है ऐसे कोड में? लाइन नंबर 106 में किसी तरीके की कोई गड़बड़ लगती है आप लोगों को? सोच के बताओ मुझे। हाँ जी बताओ भाई, कोई गड़बड़ किसी को लगता है या सब ऑल गुड? कोई जवाब नहीं भाई किसी का, सबको इसका मतलब सही लगता है? ऊपर लो जी, स्क्रॉल कर दिया मैंने, ये लो जी कॉलर देख लो आप। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत सबको सही लगेंगी हमेशा, मैं जानबूझ के वो इससे पकड़ रहा हूं जो आपको लगेंगे सब सही है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे आते हैं तो सब गड़बड़ हो जाती है सब चीजों से। ठीक है, तभी हमने अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग देखा। हो सकता है आप में से कई लोगों ने पहली बार देखा हो कि अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग कैसे काम करता है। ठीक है, लेकिन बहुत एसेंशियल कंसेप्ट था ये, और आप सबको वेटेज भी दिख गई। मुश्किल आसान मत समझना कि ये मुश्किल है ये आसान है, ये कुछ नहीं होता। इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती कि ये मुश्किल है ये आसान है, इंडस्ट्री चलती है ये नीडेड है, बस बात खत्म। तो नीड समझनी है। अगर अपने चेक के पीछे जीरो लगवाने ना ज्यादा, तो नीड समझ लो, बस नीड समझ आ गई तुम्हारे चेक के पीछे जीरो लग जाएंगे, जॉब मिल जाएगी। मुश्किल आसान के इमोशंस छोड़ दो लाइफ में। ये मुश्किल था जी, ये आसान था, ये इमोशंस है। इमोशंस किसी काम के नहीं होते। बताओ जी, कोई दिक्कत? ये सब कुछ तो बताओ मेरे को। मैंने तो बोला ना बिल्कुल ऐसे लेके चला करो इस क्लास को कि भैया आया है बस डिस्कशन करने आया है, मुझे ऐसे लेके चलो ये आया है भाई बंदा डिस्कस कर रहा है हम लोगों से। कोई ऐसा नहीं टीचर स्टूडेंट कुछ नहीं सोचते ऐसा, सिर्फ सोचो डिस्कशन करने आया है। अच्छा जी, आकाश को एक बार आउटपुट देखना है, ये लो जी आउटपुट देखते हैं आकाश। इसे कर देता हूं मैं सेव। तो आउटपुट में दोस्त ऐसा आएगा कि कॉमन चीज दिख जाएगी, है ना, अकाउंट की। देखो जी अकाउंट की कॉमन चीज दिख गई, कोड की वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आपको दिख गई सेव अकाउंट की, फिर आपको दिख गई करंट अकाउंट की। एहसान कुछ बोल रहा है यार, जबरदस्त बोल रहा है एहसान। मेकिंग वेस्ट अकाउंट। एहसान माइक ऑन करके बताओ कुछ, ताकि बाकियों को पता चले। बढ़िया बोल रहे हो सर। ये अकाउंट हम बना तो रहे हैं, लेकिन हम सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट क्या है ये नहीं पता लगेगा, ये बेकार में ही बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब देखो एहसान ने बात पकड़ी है। एहसान ने बताया कि भाई तुम बना तो रहे अकाउंट का ऑब्जेक्ट, क्यों बना रहे हो? कौन सा अकाउंट है ये? करंट है, सेविंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? क्यों बना रहे हो? मत बनाओ। समझ लो बात? अब ये बात पकड़ में आएगी, मत बनाओ। तो मत बनाओ तो रोक दो इसे बनाने के लिए, रोको इसे कि नहीं बना। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो सोचो जरा, तुम एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जैसे मैंने बैंकिंग में काम किया है, वहां पर हम लोन्स देते थे, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ऐसे अलग अलग तरीके के लोन देते थे। तो लोन की कॉमन क्लास होती थी पेरेंट, जो सबसे ऊपर बैठी होती थी। तो अगर मैं लोन का ऑब्जेक्ट बना दूं तो पता है लोन का बंदा पैसा नहीं भरेगा, कहेगा पहले ये तो बता कौन सा लोन लिया था मैंने। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसलिए अकाउंट क्लास का पर्पस क्या है? सिर्फ इनहेरिट होना।
सिर्फ इनहेरिट होना, इनहेरिट हो और यूज हो जाए, ऑब्जेक्ट बनाना नहीं उसका पर्पस है। तो आप क्या करोगे, आप सीधा ऊपर जाओ अकाउंट क्लास पे और इसके आगे एक वर्ड डाल दो एब्स्ट्रैक्ट। समझ लो ये है यूसेज एब्स्ट्रैक्ट का। तो ज्यादातर बच्चे याद रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इंटरव्यू पूछता है क्यों यूज करते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बच्चा बोलता है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। समझ लो, उसे मतलब नहीं है इंटरव्यू को इस बात से, उसे मतलब है क्यों नहीं बनाते। तो तुम ये एग्जांपल फिट करो वहां पर कि भाई अकाउंट क्लास जो है ना कॉमन क्लास है, इट इज जस्ट फॉर यूज फॉर इनहेरिटेंस, इट इज नॉट यूज फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। इफ यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट क्लास इट इज मीनिंगलेस। ये वर्ड याद रखना, इट इज मीनिंगलेस। ठीक है, क्योंकि अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से ही नहीं पता चलता कि इट इज अ सेविंग अकाउंट और इट इज अ करंट अकाउंट। मेक सेंस? समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये सोचना बहुत जरूरी है, जैसा एहसान ने भी सोचा है तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे सोचना जरूरी है। और देखो कर्सर लिया हमने और बता दिया, उसने कहता है आगे भाई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो हमें मतलब भी समझ आ गया, इट इज यूज्ड कि हम इसका ऑब्जेक्ट ना बनाए। क्यों ना बनाए? क्योंकि वो एक जेनेरिक क्लास है, कॉमन क्लास है, उसमें कॉमन फीचर है, कॉमन फीचर को यूज करो, दैट्स इट। इनहेरिट करो, यूज करो, इनहेरिट करके ऑब्जेक्ट मत बनाओ, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाना उससे रोक दिया। ठीक है, अब एक और बात इसी के साथ साथ, तो ये तो करते हैं कमेंट ताकि बच जाए कोड। एक और बहुत बारीकी से देख रहा है, अगर हम यहां देखें अपने अकाउंट क्लास पे जाकर, तो हमें देखिएगा यार ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां बैठा हुआ है ना, बेकार का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%। क्यों? क्योंकि यहां बंदा बनाता है 4%, यहां बनाता है 5%। तो इसका मतलब अकाउंट का टाइप बताएगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो इसको भी क्या करो, इसको भी कमेंट कर दो, ये बैड है मेथड। तो इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखकर आओगे तुम वॉइड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमीकोलन। जब तुमने ऐसा लिखा तो ये कैसा मेथड बन गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। ये कैसा मेथड बन गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। अब अगर तुम जाकर स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पर, अगर तुम गलती से भूल जाओ, मान लो मैं करंट अकाउंट में ये मेथड कट कर देता हूं, भूल गया, तो तुम्हारे कोड में एरर आ जाएगी। एरर देखो क्या बोल रहा है, कहता है तुमने ना अकाउंट क्लास का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट था, तुमने उसे नहीं बनाया। तो अब ये बात समझना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान रखना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स है। अगर वो मेथड आप बनाते हो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हमने पेरेंट क्लास में क्या बनाया उस मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, क्योंकि सेमीकोलन आगे छोड़ दिया उसके आगे। तो ये मेथड कैसा बन गया है, एब्स्ट्रैक्ट बन गया है। अब अगर ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट बन गया है, ध्यान देना, ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट बन गया है, तो ये मैंडेट हो गया है कि चाइल्ड क्लास उसे बनाए। तो अगर तुम चाहते हो कि मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई है और मैं चाहता हूं कि ये मेथड मैंडेट है बनाना, बनाना ही बनाना पड़ेगा, वरना तुम्हारा क्लास भी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो अब हमने वही काम यहाँ कर दिया, वैसे पेस्ट कर देते, पेस्ट करते एरर गायब हो जाता है। समझ में आई बात आप लोगों को? तो क्या हम ये बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम क्यों बनाते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बनाते हैं, ये सबको डाइजेस्ट हो गया। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ जनरलाइज्ड है। अब कोई भी कंपनी कहीं इंटरव्यू लेने आएगी और ऊप्स के क्वेश्चंस पूछेगी तुम लोगों से, तो तुम आंसर कर पाओगे इसके बेसिस पे, क्योंकि तुम्हारे पास फंडामेंटल क्लियर होंगे तुम्हारे। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ, हमने ये सब तो पढ़ लिया है। अब इसके साथ साथ हम एक और फंडा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया सबको, ये वाला। तो एक और फंडा हम देखने वाले हैं, इनहेरिटेंस हम लोगों ने देख समझ लिया है। मैं एक और चीज आप सबके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ, सपोज एक मैथ्स क्लास बनाता हूँ, ठीक है, और इस मैथ्स क्लास के अंदर एक मेथड बनाता हूँ स्टैटिक वॉइड साइन थीटा करते ना भाई, हम साइन थीटा निकालना चाहता हूँ, या स्टैटिक वॉइड कॉस थीटा निकालना चाहता हूँ, व्हाटएवर जो भी इसका लॉजिक है, हम लॉजिक पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा करना चाहता हूँ। तो मैं इसके आगे ना स्टैटिक लिखता हूँ। अगर स्टैटिक नहीं लिखूँ तो पहले दिखाता हूँ स्टैटिक ना लिखने से क्या होगा, मैं इसे हटाया था। ठीक है, अब ध्यान देना क्या नुकसान है। मैं यहाँ जाता हूँ मेन पे, ठीक है, मेन पे जाके मैं यहाँ लिखता हूँ मैथ इक्वल टू न्यू मैथ, ठीक है, और फिर लिखता हूँ मैथ डॉट साइन। बहुत बढ़िया है ऐसा लिखना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर मान लो सिर्फ इतना लिख के आते हैं प्रिंट साइन और प्रिंट कॉस। ठीक है, कोई सोच के बताए क्या प्रॉब्लम है इस कोड के अंदर, कोई दिक्कत है इसके अंदर ऐसा करने में, कोई इश्यू है? बताओ जी।
अगर मैं ऑब्जेक्ट बना के कॉल लगा दूं तो कोई दिक्कत है? आउटकम तो आएगा आएगा। चलाते हैं, देखो सब बढ़िया। तो इस कोड में कोई इश्यू जो आपको लगता हो सबको कि ये गलत है कोड? चलता सब है, समझ लो, चलाना सब सही है, सही बनाना बहुत जरूरी है। सोचो क्या नुकसान हो रहा है इस कोड से? कोई आंसर? देखो, अगर हम सोचे इस बात को, जो मैथ क्लास बना रहे हैं ना, ये एक तरीके की ऐसी है, ये एक ऐसी क्लास है, समझना जरा बात को, इट्स लाइक अ यूटिलिटी क्लासेस। ठीक है, तो ना क्लासेस को दो हिस्सों में तोड़ो टेक्निकली, ये यूटिलिटी क्लास है। यूटिलिटी क्लास का मतलब होता है, जैसे मान लो प्रथम से हम एग्जांपल लेते हैं कि प्रथम को मैंने बोला कि प्रथम भाई मैथ्स की क्लास बना जिसमें मैथ्स के सारे फंडामेंटल डाल दे, और मेरी जो टीम बैठी है बाकी डेवलपर्स की, ये जब भी मैथ्स को यूज करना चाहे वो उसे यूज कर ले। तो अगर प्रथम ने जाकर मैथ के अंदर नॉर्मल मेथड बनाया है जैसे साइन कॉस, तो ये मेमोरी में कब आएंगे? ये मेथड्स कब मुझे एक्सेसिबल होंगे? जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब इससे क्या हो रहा है, मैं ऑब्जेक्ट बनाकर मेमोरी खराब कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अगर 10 डेवलपर जाकर मैथ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो 10 के लिए मैथ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सेम है, क्योंकि वो एक ही तो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर 10 डेवलपर 10 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो हर एम्प्लॉय की सैलरी अलग होगी, हर एम्प्लॉय का आईडी अलग होगा, नेम अलग होगा, तो वहां 10 ऑब्जेक्ट बनने जरूरी थे। तो इसका मतलब ये पता करना होगा कि कौन सी क्लास जिसके बार बार ऑब्जेक्ट बनेंगे, कौन सी क्लास जिसके ऑब्जेक्ट नहीं बनाने हैं। जैसे कि मैथ्स के ऑब्जेक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, यानी कि सेविंग अकाउंट का, करंट अकाउंट का। ठीक है, क्योंकि बार बार बनने चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए क्योंकि उसके पास हर एक बार डेटा बार बार चेंज हो रहा है, यहां नहीं चेंज हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे केस में जाकर, ध्यान देना, हम ऐसे केस में जाकर साफ इसके आगे स्टैटिक लिखेंगे। स्टैटिक का फायदा क्या होगा, जब क्लास लोड होगी तभी मेथड लोड होंगे, जब क्लास लोड होगी तभी मेथड लोड हो जाएंगे उसी मूवमेंट पे, ध्यान देना। ठीक है, तो फायदा क्या मिलेगा, अब मैं उसे बिना इसके कॉल लगा सकता हूं, मैं कॉल लगा सकता हूं मैथ डॉट साइन करके, क्योंकि क्लास लोड होते ही मेथड आ गए। तो ध्यान देना, क्लास लोड होते ही मेथड आ गए, तो देयर इज नो सच नीड ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, देयर इज नो सच नीड ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं ये वाला मैकेनिज्म। ठीक है जी, सबको मेरी बात समझ में आ गई है? ये क्लियर हुआ है सबको? तो तनुज का पॉइंट है ग्लोबल मेथड, दोस्त ग्लोबल मेथड नहीं है, ग्लोबल मेथड होते हैं अगर मैं जाकर ऐसे लिखता, देखो मैं लिखता tan थीटा निकालने के लिए ऐसा, और ये बाहर है, समझ लो, तो ये बाहर है, ये ग्लोबल है, ये ग्लोबल नहीं है, ये मैथ क्लास के अंदर है, जब मैथ क्लास लोड होगी मेमोरी में तभी आएगा। देखो मनीष, पॉइंट यार कि जैसे मैंने मैथ का एक फंक्शन बना दिया साइन और कॉस थीटा का, है ना, अब अगर मैं मैथ का ऑब्जेक्ट बनाऊं फिर साइन थीटा कॉस थीटा को कॉल लगाऊं तो उससे नुकसान क्या है? सोचो मनीष कि अगर मेरे पास 50 डेवलपर बैठे हैं और 50 को मैथ क्लास यूज करने, तो 50 बार ऑब्जेक्ट ही बना देंगे वो लोग, और जबकि मैथ क्लास तो मैथ है सबके लिए, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा अपना अपना काम करेंगे, तो उसमें मेरे को बार बार मेमोरी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ 5 बार, 10 बार, 50 बार, 1000 बार, तो बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एम्प्लॉय के पास अपने आईडी है, अपने नेम है, अपनी सैलरी है। तो अगर तुम कंपेयर करोगे, जो हमने पिछला एग्जाम्पल कर रखा था भाई, तो एम्प्लॉय में आईडी था, नेम था, सैलरी था, ये हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग था, अलग अलग था, तो अलग अलग मेमोरी बननी जरूरी थी। लेकिन मैथ में जो साइन है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, यार वो ये तो कॉमन है ना सबके लिए, और कॉमन है तो इसकी मेमोरी बार बार नहीं बननी चाहिए, और इसकी मेमोरी बार बार नहीं बननी चाहिए तो इसके आगे क्या लगा दो, स्टैटिक लगा के छोड़ दो, जैसी क्लास लोड होगी मेमोरी में आ जाएगा, तो तुम मेमोरी सेव नहीं कर जाओगे। समझ में आई मनीष बातें? तो अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो इससे क्या होगा, हम अपनी ऐप को अच्छा बनाएंगे, लाइट वेट बना देंगे, क्योंकि हमें पता होगा किसके लिए मेमोरी बार बार बनानी है, किसके लिए मेमोरी बार बार नहीं बनानी है। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ में आ गई है? ये मनीष बात समझ में आ गई? ठीक है जी, तो ये क्लियर हुआ सबको कि क्या हो रहा है, और आई थिंक तनुज ये बात समझ आ गई, इट इज नॉट अ ग्लोबल वन। ठीक है, क्योंकि ये क्लास के अंदर जब क्लास लोड होगी तभी मेमोरी में आ जाएगा। अब हमें ये तो समझ आ गया, लेकिन अभी एक सवाल और उठता है, यार कोई बंदा जाकर, अगर मतलब कोई जिद्दी बंदा है
नहीं सुनता हमारी बात, कहता नहीं जी मैं तो बनाऊंगा लो ऑब्जेक्ट, कर लो जो तुम्हें करना हो। ठीक है, तो उसने लिख दिया मैथ मैथ, बना दिया एक ऑब्जेक्ट और फिर नॉर्मल कॉल भी लगा दिया मैथ.sin मैथ.cos। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि उसने ऑब्जेक्ट बना के मेमोरी तो खराब कर दी ना। तो आप क्या करो, आप जाकर यहां जाकर ऐसा कर दो, ऐसा कर दो अंडरस्कोर मैथ। तो अंडरस्कोर मैथ से तुमने क्या किया, आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ कोड, एक मिनट, अंडरस्कोर मैथ तो नहीं, आई थिंक अंडरस्कोर ये हटा देते हैं, बस अंडरस्कोर लगाए थे यार। ठीक है, ये ठीक है क्या, एक मिनट, क्योंकि यहाँ तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे। नहीं, एक मिनट यार, मेरे को चेक करना होगा, मैं शायद सिंटैक्स में गड़बड़ कर रहा हूँ कि सिंटैक्स वाइज में कुछ गड़बड़ ना कर रहा हूँ। मैं एक बार चेक कर लूँ कि आई एम राइटिंग द करेक्ट कोड और नॉट। जस्ट अ मिनट गाइस। एक मिनट, मैं एक बार चेक करते हैं यार, जैसे ना मुझे जहां तक लग रहा है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर निकालना है हमें, ये शायद मैं सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, डाट बच जाएंगे ये करने से ना। ठीक है जी, यही लग रहा है मुझे। तो कह रहा है मैथ डॉट अंडरस्कोर कर दो, बस ये बना कर देखो ऑब्जेक्ट। अगर उसने बनाने की कोशिश करी ऑब्जेक्ट तो एरर आ जाएगा। सबको बात डाइजेस्ट हुई है। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई भी बंदा, जब तुमने कोई यूटिलिटी क्लास बनाई है उसे यूज करे लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने की पावर से छीनना चाहते हो, तो क्या बना दो, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ दो, और सारे मेथड्स क्या बना दो, स्टैटिक बना के छोड़ दो। अब उसे कैसे यूज करना पड़ेगा, इस वाले स्टाइल से। तो तुमने कैसी क्लास बना दी, तुमने एक यूटिलिटी क्लास बना दी यहाँ पर। आई होप ये सबको डाइजेस्ट हुई है कि यूटिलिटी क्लासेस का मतलब क्या है। हाँ जी, सबको क्लियर हो गई बातें। देखो इसमें कोई डाउट, नॉर्मल क्लास वर्सेस यूटिलिटी क्लासेस के अंदर कोई क्वेरी इसके अंदर? अच्छा, अब ध्यान से समझना, जैसे अमन का क्वेश्चन आया, क्या इसकी जगह एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं? अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं ना अमन, तो एक मैसेज दूसरा कन्वे होता है कि इसे इनहेरिट कर लो। स्टैटिक चीजें कभी इनहेरिट होने के लिए नहीं बनी, और आपने लिख दिया उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट, तो सामने वाले को क्या लगेगा, इनहेरिट करो। स्टैटिक चीज इनहेरिट नहीं होती। तो समझ रहे हो, वो एक सिग्नल ही गलत चला जाएगा दूसरे डेवलपर को। तो इस केस में आप यूटिलिटी क्लास बना रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है कि ऐसा ऐसा बनाओ जो जनरलाइज्ड हो। ठीक है, समझ में आ गई बात है? तो दिस इज व्हाई अमन की मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया, क्योंकि वो इनहेरिट करने के लिए, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट बनाने का मतलब है कोई फीचर आपने कुछ बना के छोड़ दिया और आगे वाला बंदा इस फीचर पे काम करे। ठीक है, अच्छा, रोशन कोई बात नहीं समझ आई है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। रोशन, पॉइंट यार ये है कि अगर रोशन जाकर मैथ की क्लास के कई बार ऑब्जेक्ट्स बनाता है तो मेमोरी खराब कर रहे हैं रोशन। क्योंकि भाई मेरे लिए मैथ क्लास और तुम्हारे लिए मैथ क्लास एक ही है, दोनों के लिए वो साइन थीटा ही कंप्यूट करता है ना, कॉस थीटा कंप्यूट करता है। लेकिन हम दोनों के लिए, रोशन के लिए और अमित के लिए एम्प्लॉय क्लास अलग है, क्योंकि रोशन की सैलरी अलग होगी और अमित की सैलरी अलग होगी। रोशन का आईडी अलग होगा, अमित का आईडी अलग होगा, रोशन का नाम अलग है, अमित का नाम अलग है। तो उसका मतलब उसके लिए बार बार ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। तो अमित के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाओ, रोशन के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाओ, तो हर बार नया नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। लेकिन अमित और रोशन के लिए मैथ क्लास तो सेम है ना, साइन थीटा तो साइन थीटा है, वो अलग थोड़ी काम करेगा, रोशन के अलग काम करे और अमित के लिए अलग काम करे, समझ लो। तो दोनों डेवलपर दो बार ऑब्जेक्ट क्यों बनाए? तो इसका मतलब हम क्या बना दें, उसे स्टैटिक बना दें, ताकि स्टैटिक चीजें मेमोरी में पहले आके लोड हो जाती है क्लास लोडिंग के टाइम पे। ठीक है, तो मैं उसे क्लास के नाम से उसे एक्सेस कर सकता हूं, इससे मैं अनवांटेड मेमोरी बनाने से बच जाऊंगा। आई होप रोशन और सुनील दोनों को बात क्लियर हुई हो कि क्यों ऐसा किया है। और अगर मैं इस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा देता तो उसका मतलब वो इनहेरिट होने के लिए यूज होती है। इनहेरिट कौन सी चीज हो सकती है, जो नॉन स्टैटिक हो, जो नॉन स्टैटिक है वही इनहेरिट हो सकती है, स्टैटिक चीजें कभी इनहेरिट नहीं होती। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाए इनहेरिटेंस के लिए, स्टैटिक बनाया नॉट इनहेरिटेंस के लिए, क्योंकि वो क्लास के टाइम पे लोड हो जाता है। तो इस वजह से हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ड विन लगाएंगे। क्लियर है? आई होप सुनील ये बात समझ आ गई है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये हम जनरल फंडा है जो हम लोगों ने समझ लिया, स्टैटिक क्यों यूज करना है हम लोगों ने। तो बहुत सोच समझ के करना स्टैटिक।
तो ऐसा ही एक बार मेरे ऑफिस में हुआ था, एक फ्रेशर ने नया नया स्टैटिक सीखा था, तो उसने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास में सारे वेरिएबल स्टैटिक करके आ गया था। तो एक दूसरे की सैलरी ना ओवरराइड होनी शुरू हो गई, क्योंकि मेमोरी में तो एक ही बार आई ना सैलरी। तो अगर एक एम्प्लॉय आता था, उसकी सैलरी आई तो दूसरा की भी ओवरराइड हो रही, क्योंकि उसने सिर्फ ये बात समझी कि स्टैटिक बनाने से मेमोरी बचती है। लेकिन स्टैटिक बनाने से नुकसान भी क्या होता है कि वो एक बार बन जाता है तो कॉमन बन गया मेमोरी में, तो अगर कोई उसे चेंज करेगा तो जितने भी जगह से कॉल होगा सब पे इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना है कि किन चीजों को स्टैटिक बनाना है, किन चीजों को स्टैटिक नहीं बनाना है। क्लियर हो गया गाइस? तो हम लोगों ने बेसिक ज्ञान ले लिया है, आज मैं इसी पे स्टॉप कर रहा हूं। एक छोटा सा 2-3 कंसेप्ट हमारे बचे जो हमें देखने हैं। ठीक है, अच्छा अब एहसान का क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड मैन्युअली नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं समझा मैं, मैन्युअली नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट का कंटेक्स्ट क्या है आपका? हेलो सर। हाँ जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसे आपका उस दिन जो आपने फ्राइडे को प्रोग्राम दिया था, मैं बना रहा था, तो मैं इनपुट कर रहा हूँ, तो मुझे एक ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। मतलब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इनपुट करता रहूँ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, तो वो मुझे प्रोग्राम में ही खुद बन जाए, वो जैसी मैं रन टाइम में करूँ, देखो मैं खुद बनाना ना पड़े प्रोग्राम। देखो क्या करना है उसके लिए। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 डॉट ऑब्जेक्ट्स बना लिया। हम सिर्फ ऐसा कर लें, देखो मान लो क्लास ए ले लेते हैं, इसके अंदर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसा एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें कर देते हैं यार हम ऐसा इंटीजर एक्स, या लेते हैं दिस डॉट एक्स। ठीक है, अब मैं एक्स को मैनुअली नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ अपने आप बनता रहे बार बार, तो वैसे करता हूँ वाइड में, ठीक है, और यहाँ डाल देता हूँ वाइल ट्रू, इनफाइनाइट ट्रू डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पूछ देता हूँ प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने एक्स की वैल्यू डाली यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पहले एक्स की वैल्यू इनपुट ले लेता हूँ। आप सबको पता है std in डॉट std in होता है हमारे पास, तो ये std in आएगा हमारे पास कहाँ से, इंपोर्ट होगा, तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्विक फिक्स नाम का एक ऑप्शन आता है, और इंपोर्ट लाइब्रेरी, ये आ गई, डाटा इंपोर्ट कर लिया इसने, डॉट रीड लाइन सिंक कर देते हैं। आप सबको पता है ये हमें स्ट्रिंग देगा, तो बेटर है इसके आगे क्या लगा दी जाए, इंट डॉट पार्स, तो मैंने लिख दिया इंट डॉट पार्स। ठीक है, अब हमारे पास आ गया, प्रथम ने आंसर भी दिया देखो इसका, तो मेरे पास एक्स आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ए ओबीजे इक्वल्स टू ए, ध्यान देना मैं लूप के अंदर ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो टेम्पररी बन रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पर कॉल लगा दिया। अब सपोज मैं यहाँ पर जाकर इसे प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग और रिटर्न एक्स इज $x। आप सबको पता है टू स्ट्रिंग पेरेंट से आता है, तो मैंने इसे ओवरराइट कर दिया, और यहाँ मैं इसको प्रिंट भी कराता है तो ऐसा, तो ये ओबीजे प्रिंट भी होता है। अब मान लो अगर ये सवाल है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं रिटेन भी रखना चाहता हूँ, ध्यान सुनना, इस ऑब्जेक्ट को मैं रखना भी चाहता हूँ अपने पास स्टोर करके, तो मैं करूंगा लिस्ट ऑफ ए बनाकर छोड़ दूंगा। ठीक है, और लिस्ट बनाकर छोड़ दी ऐसे एम्प्टी। अब मैं सिर्फ ये करता चाहूंगा कि जब जब ये ऑब्जेक्ट बन जाए उसको जाके लिस्ट में ऐड कर दो, तो लिस्ट डॉट ऐड, और इसके अंदर क्या डाल दो, ओबीजे। तो क्या हो रहा है, सारे ऑब्जेक्ट लिस्ट में स्टोर होते जा रहे हैं, और प्रिंट तो करा ही रहा हूँ। और जब ये लूप से बाहर आने की बात आती है, तो लूप से बाहर आने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंट प्रेस 0 टू एग्जिट। ये बोल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ ले लेता हूँ इसकी एग्जिट वैल्यू, कि भाई एग्जिट करना चाहता है या नहीं, ये चॉइस बोल देता हूँ इसे, ये चॉइस ले ली मैंने, और यहाँ लिख दिया चॉइस इक्वल्स टू, और यहाँ मैंने लिख दिया भाई सेम यही लाइन इंट डॉट पार्ट्स वाली। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी। अब सिर्फ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लिख देना चाहिए अगर चॉइस भाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो क्या कर दो, तो आप कर दो यहाँ से ब्रेक, तो मैंने कर दिया ब्रेक, दैट्स इट। बाहर आ जाएगा, वरना तो चलता रहेगा, घूमता रहेगा और लिस्ट में बढ़ता जाएगा। और जब वो इस लूप से बाहर आ जाए, यहाँ से जैसे बाहर आए, तो मैं यहाँ जाके बोलता हूँ प्रिंट प्रिंट, और यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ लिस्ट इज और डॉलर लिस्ट। ठीक है, तो एक काम और करना है मेरे को, जो लिस्ट है ना, ये मैंने इधर डाल दी थी, इसको यहाँ रख देते हैं ताकि बाहर एक्सेसिबल हो, वरना लूप के अंदर रह जाएगी, बार बार बनती रहेगी। तो आई होप ये सबको मेरी बात समझ में आई हो, एहसान को भी समझ में आई हो। इसे रन करते हैं और डॉट 3 डॉट डॉट चला लेते हैं यहाँ पर से। देखो मेरे से पूछेगा एंटर द वैल्यू 100, फिर मुझे पूछा 0 टू एग्जिट, नहीं भाई नहीं करना मुझे एग्जिट, 1 आगे बढ़ गया, फिर 200,
फिर मुझसे पूछता है जीरो टू एग्जिट, मैंने कहा हाँ करना है। 2 वैल्यू डाली मैंने, एग्जिट किया, तो अभी क्या करना चाहिए से दोनों वैल्यू दिखा देनी चाहिए, तो दोनों वैल्यू दिखा दी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ऐसा ही कुछ प्रथम ने भी किया, उसने कमेंट में भेजा है कोड कि उसने भी लूप चला दी है, उसने नंबर तो पूछा, बस मैंने इनफाइनाइट कर दिया। व्हाइल ट्रू लिखने का मतलब क्या, इनफाइनाइट, कि पूछता रहे जब तक मैं चाहूं, ठीक है। समझ में आ गया आसान, ठीक है जी। तो ऐसा कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट डायनामिक हो, ठीक है गाइस। तो ये हम लोगों ने कर लिया है। आई एम गोइंग टू अपलोड दिस कोड। कोई और डाउट है तो पूछ लो जब तक मैं अपलोड कर रहा हूँ इस कोड को। कल हम फ्लटर शुरू करने वाले हैं। छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, छोटी छोटी सी डार्ट की, हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे हमें, उसके बाद हम डार्ट पे पहुंच जाएंगे और फ्लटर पे पहुंच जाएंगे, फ्लटर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ इस कोड को अपलोड करता हूँ पहले आप लोगों के। ये मैंने अपलोड कर दिया है। एहसान का क्वेश्चन है, टैक्सेस बेस्ड ऑन ग्रॉस सैलरी और बेसिक सैलरी। ग्रॉस सैलरी पे जो ग्रॉस आए थे तब हो जाता है, ठीक है। रोशन का क्वेश्चन है क्या फ्लटर डाउनलोड करना है। रोशन क्या करना है यार, ब्रेन मेंटर्स के चैनल पे ना एक वीडियो डली हुई है फ्लटर इंस्टॉलेशन की, वो आपको देखनी है। उसमें मैंने पूरे स्टेप्स बता रखे हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि काफी सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी तब जाके फ्लटर चलता है, ठीक है। तो आप उसे एक बार देख सकते हो। अच्छा कर लिया आपने, बस तो फ्लटर और एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए होगा आपको, ठीक है। चलो जी, मैंने कर दिया, अपलोड कर दिया आप लोगों को कोड। हेलो सर। हाँ जी सर जैसे कि स्ट्रिंग बफर में सर मेथड है इज एम्प्टी और एक लेंथ का है सर, हम बनाना ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते सर, फिर मेथड है क्या है फिर वे? प्रॉपर्टी यार, प्रॉपर्टी जैसे अपना सेटर प्रॉपर्टी गेटर नहीं है, जैसे आप Yes, सेटर sir. गेटर बनाते थे तो सेटर गेटर में हम इक्वल टू करके और गेटर कॉल लगाते थे सीधा बिना ब्रैकेट के, तो सेटर गेटर एक तरीके का। तो सेटर गेटर को हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर्टी, ओके सर। तो प्रॉपर्टीज बना के छोड़ रखी है। ओके सर। अच्छा उनका क्वेश्चन है, मन वाला लिंक आ जाएगा यार, आज या कल में आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, सैटरडे है वो सेशन, तो मन वाले लिंक का सेशन आ जाएगा, वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हो, प्रोबेबली आज आ जाएगा आप लोगों के पास। और आप अपने फर्दर भी कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अदर कॉलेजेस पे कम्युनिकेट कर सकते हो, अदर फ्रेंड्स को भी कम्युनिकेट कर सकते हो उसमें, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? अच्छा अभी क्वेश्चन है प्रमोद का, कैन वी यूज डिफरेंट डेटाबेस सिमल्टेनियसली लाइक MongoDB, MySQL, Firebase? What is the difference between all these database? Which database secure? Use ready password? Which database useful for e-commerce site? देखो तो प्रमोद तीनों बातें अलग अलग हैं। जो डेटाबेस है MongoDB की अगर हम बात करें तो Mongo है, मैंगो लिख दिया आपने, तो MongoDB जो है हमारे पास वो है की वैल्यू पेयर पे डेटा स्टोर करने के लिए। तो जब भी आपका डेटा सोशल टाइप का डेटा होता है ना, कि सोशल टाइप का मतलब होता है कि मेरे को नहीं पता कितना डेटा आएगा, तो MongoDB बेस्ट फिटेड है उस केस में। अगर आपको लगता है मेरे डेटा का वेराइटी बहुत ज्यादा है, वेराइटी का मतलब है कि अगर अमित शॉपिंग करता है तो अमित का डेटा अलग होता है, और प्रमोद शॉपिंग करता है तो प्रमोद का डेटा अलग होता है, जो कि होता है अगर आप ध्यान से देखो तो। हो सकता है अमित कम शॉपिंग करता हो, प्रमोद ज्यादा शॉपिंग करता हो, है ना, उसको ज्यादा डिस्काउंट कूपन मिलते हो, उसका वाउचर कोड ज्यादा हो, वो अमित के पास ना हो, तो इसका मतलब डेटा की वेराइटी क्या अलग अलग है। तो मोंगो बेस्ट सूटेड है ऐसे केसेस में। और वॉल्यूम डेटा बहुत ज्यादा है, दूसरा सवाल है वॉल्यूम डेटा बहुत ज्यादा है, तब भी MongoDB बहुत सूटेड है। MySQL तब सूटेड है जब हमें पूरा स्ट्रक्चर्ड पता हो डेटा का, मुझे पता है यही डेटा आएगा, तो स्ट्रक्चर फॉर्म में जब डेटा हो तो वो बेस्ट सूटेड है। जैसे कि बैंक्स में सबसे ज्यादा ये बेस्ट सूटेड है, क्योंकि बैंक्स में इन्फॉर्मेशन फिक्स होती है। अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन, दूसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन, तीसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन सबकी फिक्स्ड है, वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहां यूज कर लेते हैं MySQL जैसे डेटाबेस। फायरबेस की जब बात करते हैं, फायरबेस उन लोगों के लिए इनको बैकएंड नहीं आता कुछ भी। मान लो आप कोडिंग करना चाहते हो, आपको बैकएंड में ना तो Node.js आता, ना आपको मान लो PHP आता, ना आपको JSP आता, मतलब बैकएंड की कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती, और आप कह रहे हो कि फ्लटर से मेरे को कनेक्ट करना है बस डेटाबेस पे, तो सिर्फ एक ही चॉइस है फायरबेस, क्योंकि फायरबेस सर्विस दे रहा है डेटाबेस से कनेक्ट करने की। बाकी सब में सर्विस लिखनी पड़ेगी, Mongo में सर्विस लिखनी पड़ेगी, MySQL में सर्विस लिखनी पड़ेगी बैकएंड से कनेक्ट करने की।
जहां तक हम बात करें डेटाबेस की सिक्योरिटी की, ये सारी सिक्योरिटी हमारे ऊपर होती है कि हम कितना अच्छे से सिक्योर करते हैं। अगर मैं पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में स्टोर करूंगा तो हम इनक्रिप्शन के उस एल्गोरिथम यूज करके उसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे डेटाबेस सिक्योर होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा डेटाबेस नहीं कि ये डेटाबेस यूज कर लो ज्यादा सिक्योर है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप की इनक्रिप्शन का एल्गो लिखते हो उसके ऊपर, जिससे आप उसको सिक्योरिटी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो पासवर्ड्स के लिए हम ऐसे इनक्रिप्शन लिखते जो डिक्रिप्ट नहीं होते। जैसे बैंक्स में हम लोग जो इनक्रिप्शन डालते थे वो ऐसी इनक्रिप्शन होती थी जो डिक्रिप्ट नहीं होती थी। तो इवन मुझे भी नहीं पता होता था कि किसका पासवर्ड क्या है, समझ लो, उस एल्गो का डिक्रिप्शन है ही नहीं, ऐसे एल्गोरिथम यूज किए थे। समझ में आई बात प्रमोद? हाँ, जैसे एहसान कह रहा है सॉल्टेड हैशिंग, बिल्कुल वैसे ही। तो सॉल्टेड हैशिंग लगाते हैं वहां पर जाकर, उसमें अपना सॉल्ट मिला देते हैं और उस हिसाब से एल्गो जनरेट हो जाता है, और उसका डिक्रिप्शन कोई एल्गो होता नहीं है। तो कोई अगर पासवर्ड देखने की कोशिश करे तो पासवर्ड एनी अदर क्वेश्चन गाइस? सो गाइस आई एम गोइंग टू वाइंड अप, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। और कल हम फ्लटर भी शुरू करने वाले हैं और डार्ट को गुड बाय बोलने वाले हैं। सो ठीक है, तो चलो हम कल मिलते हैं। थैंक यू गाइस, वी विल मीट टुमारो।